हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सभी को। किसने मिस कर दिया? किसने मिस कर दिया? राधे राधे, सुप्रभात। हूँ मिस हूँ मिस व्हाट? अच्छा, क्लास मिस कर दिया। हर्ष ने मिस कर दिया, ओके ओके। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे भाई, धोखा हो गया मेरे साथ। मैंने चालू क्लास में फिर मैसेज भी किया, तो आपको नोटिफिकेशन आया होगा ना सर? अमित ने आके कॉलर पकड़ लिया मेरा, और मार्क्स आपने गलत बताया। नोटिफिकेशन तो सबको आया था सर, नोटिफिकेशन तो आया था ना सबको। ऐसा तो नहीं था कि क्लास हो गया और नोटिफिकेशन नहीं आया सर, ओके। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डेली आता ही ना 7:40 पौने 8 के आसपास तो आ ही जाता है, प्लानर में भी शो करता है सर। एक्चुअली वो क्लास की टाइमिंग लिखने में आधी अधूरी नींद में उल्टा हो गया सर, ठीक है। तो देख लिया करो एक बार प्लानर सुबह उठ के, समझे कि नहीं समझे? जितना समझे। तो क्या कुछ 19-20 हो भी गया होगा बिकॉज़ ऑफ बैक टू बैक ट्रैवलिंग हो गया। हाँ, ईमेल मैसेज तो आता ही है ना, एसएमएस भी आता है, ईमेल भी आता है। आप नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए सब। आप सेटिंग्स में जाके एप्लीकेशन में उसमें ईमेल, एसएमएस और भी पर्सनल मास्टर कॉलिंग है ना, समझे कि नहीं? मास्टर घर पे आके आपको दरवाजे के ऊपर डोरबेल बजाए, वो सब कुछ जितना भी नोटिफिकेशन है वो सब कुछ ऑन कर दीजिए सर, ठीक है? तो आपको क्या दिक्कत नहीं होगी सर, समझे? कि बेटा उठ जाओ, क्लास अपना सर, ओके। गेटिंग अप, ओके। जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं ना उसमें 4, 5, 7, 6 प्रकार के सर। तो गेटिंग अप, ओके। है ना? नींद कैसे भगाए सर? नींद क्यों भगाए सर? क्योंकि रात को जो सपने देखे हैं ना उसको फुलफिल करने के लिए दौड़ना पड़ेगा ना उठ के सर। समझ में आया कि नहीं आपको? रात को जो सपने देखे आपने बाबा, उसको फुलफिल तो करना पड़ेगा ना आपको सर। उसको फुलफिल करने के लिए दौड़ना पड़ेगा सर। गेटिंग अप, ओके। सिंपल है ना? आपने रॉयल एंट्री और ये सब सोचा होगा आपने सर। देखो यार, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चंस वैसे हैं जहां आपको हिस्टोरियंस, अब वो कौन से वो सब डिबेट्स के ऊपर ही आपको सवाल आएंगे सर। हिस्टोरियन को कोट्स करना है सर। और वो इट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड, है ना? कि अशोकास डिक्लाइन हैज बीन एन आउटकम ऑफ द धम्मा पॉलिसी। सो हिस्टोरियंस हैव कमेंटेड ऑन दैट, है ना? हिस्टोग्राफी में फिर डिबेट हुई उसके ऊपर कि अशोक का पतन, तो आपको नेचर ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर जाना है कि भाई पूछा क्या गया है सर, ओके। बाकी सब जगह मतलब सब जगह क्या टाकोगे सर? अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया की ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बताइए सर, ठीक है? अभी हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट पोस्ट मॉडर्न इंडिया एंड द कंडीशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन दिस पीरियड। अब इसमें आपको ओवरऑल हिस्टोग्राफी में डिबेट कम दिखती है सर। सो देयर इज अ एविडेंस ऑफ वी कैन से ऑथर्स राइटिंग इट आउट, बट डिबेट इज लेस, ओके। समझ में आया कि नहीं? अब इसमें एचपी लेकर के एक ऑथर है, उन्होंने बताया है कि देयर इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस मैरीटाइम ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी दैट वाज फ्लरिशिंग एट दैट टाइम सर, ठीक है? गेटिंग ओके। एंड द टेक्निक ऑफ बोट मेकिंग एंड वी हैड डिस्कस्ड की द कनेक्शंस विद द वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया इंक्रीज्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम सर, ओके। गेटिंग ओके। सो वी हैव गॉट एविडेंसेस ऑफ दिस टाइम कि द ट्रेडर्स और द इंडियन सेलर्स यूज्ड टू गो एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, ओके, ट्रैवल करने के लिए जाया करते थे। और उसमें हमारे पास एविडेंसेस है कि हम बेबीलोन से लेके और श्रीलंका से लेके सुवर्ण द्वीप मतलब आज के साउथ ईस्ट एशिया तक व्यापार किया करते थे सर, ठीक है ना? समझे? तो हमें उसकी कहानी पता होनी चाहिए कि कैसे हमने अलग-अलग जगह के ऊपर व्यापार किया है सर, ठीक है? तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ओके, गेटिंग ओके। एलिमेंट टू बिकम सिविल सर्वेंट इज दिस इज करेक्ट बेसिकली इंटरप्रिटेशन, ओके। ये सही है सर, ओके, क्योंकि ग्लैमराइजेशन ऑफ सर्विसेज से थोड़ा हुआ ही है सर, ओके। गेटिंग ओके। बट देन अदर प्रोफेशंस में प्रॉब्लम ये है कि अपॉर्चुनिटीज को लेके लोगों को बड़ी चिंता रहती है सर, है ना? समझे? गेटिंग ओके। तो दिक्कत ये है, और आप सारी भाषा में आप समझने की कोशिश करिए, हर साल कितने ग्रेजुएट्स निकल के आते हैं भारत के अंदर? 20 लाख विद्यार्थी ग्रेजुएट होते होंगे, 25 लाख एवरी ईयर सर, ओके। चलो हाइपोथेटिकली 25 लाख का आंकड़ा पकड़ते हैं। ये 25 लाख में से सिविल सर्विसेज के लिए कितना अप्लाई करता होगा सर, ओके? तो हार्डली आई वुड से अराउंड 5% ऑफ देम सर, नॉट मोर देन 5% ऑफ 25 लाख में से। तो नए स्टूडेंट्स तो मिनिमम ही आ रहे हैं सर, गेटिंग ओके। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हर साल 25 लाख है ना, तो 2022 में भी 25 लाख का 2.5% लोगों ने या 5% लोगों ने अप्लाई किया होगा। फिर 2023 के ग्रेजुएट बैच में भी 5% लोगों ने अप्लाई किया होगा। 2021 में से भी यूएलसी के 5% लोगों ने, तो ये क्यूमुलेटिव बढ़ा है सर। समझे कि नहीं समझे? गेटिंग ओके। बाकी तो एवरी ईयर मतलब सिविल सर्विसेज को लेके एक जो है अल्यूरमेंट है वो गवर्नमेंट जॉब का है रेदर देन सिविल सर्विसेज, है ना? समझे? तो सरकारी नौकरी कोई भी प्रकार की लग जाए सर, है ना? समझे? तो लोग गाँव छोड़ के आते हैं तो एक चीज़ होती है कि भाई सरकारी नौकरी, उसमें सिविल सर्विसेज एक पार्ट है कि भाई एसएससी, यूपीएससी, सीजीएल इधर-उधर का कोई कहीं से भी है ना सेट हो जाए सर, ओके, मिल जाए बस, ओके। अब ये क्यों है? तो इट इज बिकॉज़ ऑफ द सोसाइटी एंड आल्सो बिकॉज़ ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट आर एक्चुअली वी कैन से प्लेइंग अ रोल, ओके ना, इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सोसाइटी इसके लिए क्योंकि हमारी सोसाइटी इज्जत नहीं देती सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? आप प्राइवेट सेक्टर में लाख रुपए महीने कमा रहे हो, है ना? समझे? बट आपको रिश्ता करना होगा तो सामने वाली पार्टी एट टाइम्स मना कर देगी, बोले स्टेबिलिटी नहीं है। भाई लाख रुपए कमा रहा है, तुम समझ में आ रहा है? बोले स्टेबिलिटी नहीं है सर, ठीक है। और सरकारी नौकरी में 40,000 कमा रहे हो, बोले पूरी जिंदगी भर आप सिक्योरिटी आ गई सर, तो दैट इज द डिफरेंस, ओके। समझे? समाज भी वैसे वैल्यू करता है सर, ओके। तो लोगों को लग रहा है यार मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर बन के बैठा हूँ या मैं कोई बड़ी कॉर्पोरेट जॉब कर रहा हूँ, है ना? समझे? तो उसमें कोई इज्जत है नहीं सर, ओके, है ना? गेटिंग ओके। तो इट्स बेटर, फिर थोड़ा पावर भी है, बहुत सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेगी सर, खैर। तो एक से अधिक प्रकार की फैक्टर्स इसमें रिस्पांसिबल है सर, गेटिंग ओके। एंड दैट इज द थिंग, उसमें सोसाइटी है, गवर्नमेंट का भी रोल है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज बेसिकली गवर्नमेंट को और प्राइवेट कॉर्पोरेशन जिस तरह से क्रिएट कर रहे हैं उसमें स्किल्स का प्रॉब्लम है। तो देखो प्रॉब्लम एक ये है कि स्किल सोसाइटी में अपग्रेडेड नहीं आती है अभी। तो अभी जॉब्स काफ़ी अवेलेबल है। आप खाली यूएलसी की डेव जॉब्स, है ना, डेवलपर के लिए जॉब्स खाली आप सर्च करिए। अगर आप आईटी प्रोफेशंस होंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर आपको लिस्टिंग मिलेगी सर, ओके। आप लिंक्डइन के ऊपर देख लीजिए सर, ठीक है, टेक जॉब्स के लिए। तो यू विल गेट गुड नंबर ऑफ लिस्टिंग्स अवेलेबल, बट देन द स्किल्स आर नॉट देयर। अब स्किल्स क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चा बेचारा सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ है, उसके पास एक bare मिनिमम एजुकेशन मिला हुआ है, उसने ग्रेजुएशन जैसे-जैसे करके निपट दिया है। वो स्किल डेवलप करना उसके लिए बहुत ही टफ है क्योंकि उसकी सर्कमस्टेंसेस उसके फेवर में नहीं है सर, गेटिंग ओके। सो ऑल ऑफ देम एक्चुअली पुशेस हिम और हर टुवर्ड्स द गवर्नमेंट सर्विसेज कि भाई एक यही सेक्टर है जो ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, जिसके अंदर कंपैरेटिवली वी विल सी कि मेहनत करेंगे तो स्टेबल सिक्योरिटी मिलेगी और जॉब्स को लेके जो है सोशल एस्टीम भी थोड़ा बहुत है सर, समझे? तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं ना सर, ओके। बाकी एम्बिशन अगर बंदे के अंदर होता है, कोई भी इंडिविजुअल के अंदर, तो सोचता है कि मैं सरकारी नौकरी नहीं करूँगा, मैं कुछ बड़ा करूँगा, ठीक है? गेटिंग ओके। समझ में आया कि नहीं आपको? अब जैसे हमारे को फाउंडर है सर, रोमन सर, है ना, राइट?
तो ही हैड दिस एम्बिशन ऑफ मेकिंग टीचिंग प्रोफेशन एज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोफेशंस इन द कंट्री, सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड देन उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा था कि मैं चाहता था कि टीचर्स को कंपल्शन में ना बने, एंड दिस हैपेंड, सर, ठीक है ना। तो वी आर हियर बाय चॉइस, समझ में आया कि नहीं? तो वैसे धीरे-धीरे करके इस प्रकार की एबिलिटीज सोसाइटी के अंदर बहुत सारे एंटरप्रेन्योरल चीजें निकल के आएगी, और फिर ग्रेजुअली ये चेंज होगा। ये अभी नहीं होगा, बट इन द नेक्स्ट 10-20 इयर्स जैसे नए स्किल बेस्ड मैं कहूंगा कि जनरेशन निकल के आएगी, ये स्किल बेस्ड जनरेशन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्किल मेन मेन तो स्किल है, सर, है ना। समय के साथ स्किल्स को अपग्रेड किया करो, सर, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, जितना स्किल्स को अपग्रेड करोगे उतना आगे जाओगे, सर। इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी मैटर करता है। आपको लगता है कि यू गेट इनटू सर्विसेज बट यू अपग्रेड योरसेल्फ, स्किल बेस्ड थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करो, तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है सरकार के अंदर भी, क्योंकि डेप्यूटेशन से लेके बाकी सारी जगहों के ऊपर भी लाभ होता है, सर। खैर, चलिए, तो वापस आते हैं। हम लोग पोस्ट मॉडर्न इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एंड विद इन द पोस्ट मॉडर्न इकोनॉमिक कंडीशंस वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फॉरेन ट्रेड, राइट, सर, गेटिंग ओके। एंड विद इन द फॉरेन ट्रेड वी वर डिस्कसिंग अबाउट हाउ द ट्रेड विद द वेस्टर्न वर्ल्ड हैड टेकन प्लेस, सर, ठीक है। एंड विद इन दिस वेस्टर्न वर्ल्ड वी हैड डिस्कस्ड द ट्रेड विद द ग्रीक्स, द ट्रेड विद द रोमन्स, है ना, समझे? वी हैड सीन दैट इंडियंस हैड एक्चुअली ट्रेडेड विद द रीजन्स ऑफ इजिप्ट एंड सोमालिया एज वेल, सो दिस इंक्लूड्स द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, दैट इज द नॉर्दर्न अफ्रीका, सर, ठीक है, गेटिंग ओके। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि दिस एक्सपांडेड बियॉन्ड अ सर्टेन रियम, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि इंडिया ट्रेड सप्रेस हो गया, सर, ठीक है, गेटिंग ओके। अब इसकी जो लिंकेजेस है ना, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ लिंकेजेस है, ये लिंकेजेस के लिए बहुत सारे ऑथर्स स्पीकर्स के अंदर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो लिंकेजेस है, ये लिंकेजेस प्री मॉडर्न एरा से ही निकल के आई थी, सर, ठीक है। अब व्हाई दिस प्री मॉडर्न एरा इज इंपॉर्टेंट, सर, गेटिंग ओके, या मॉडर्न एरा के पीरियड से ही निकल के आ चुकी है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक आते थे वो क्लाइमेक्स के ऊपर पहुंचा। तो प्री मॉडर्न एरा के अंदर अगर आप देखिए कि हम लोग इराक के साथ ट्रेड करते थे, हाँ करते थे। क्या हम लोग बेबीलोन या पर्शिया के साथ ट्रेड करते थे, हाँ करते थे, सर, ठीक है, गेटिंग ओके। तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ व्यापार नहीं हो रहा है। इन द प्री मॉडर्न एरा वी हैड ट्रेडेड विद एरिया कॉल्ड एज बवेरू, बवेरू इज नथिंग बट द बेबीलोन रीजन, सर, ठीक है। सो मेनी ऑफ द जातक स्टोरीज टॉक्स अबाउट दिस पार्ट, सर, गेटिंग ओके। तो हम बेसिकली इसके साथ इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा व्यापार चल रहा था। पर्शिया के साथ भी व्यापार चल रहा था, इंडस सिविलाइजेशन के लोग भी अगर आप देखोगे तो उनके साथ भी हमारा व्यापार बहुत लंबे समय से वेस्ट एशिया के साथ चल रहा था, सर, ठीक है, समझे? ग्रीक्स के साथ व्यापार बढ़ने की शुरुआत हुई इन द प्री मॉडर्न एरा ओनली, वेयर वी विल सी अलेक्जेंडर ओपन अप द ट्रेड रूट, ओके ना, समझे? फॉरेन ट्रेड के अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है कि ट्रेड रूट जो था, ये ट्रेड रूट मूलतः से निकल के आया, सर, ओके। और ये ट्रेड रूट ग्रीक्स ने किया था क्योंकि अलेक्जेंडर व्हेन ही केम टुवर्ड्स इंडिया ही मेड श्योर कि वो लैंड और सी के रूट को खोल के जाए, सर, गेटिंग ओके। इन द मॉडर्न एरा वी विल सी ओवर पीरियड ऑफ टाइम अशोका इन हिज रॉक एडिक्ट 13, है ना, समझे? मेंशन्स अबाउट हिज धम्म विजय ओवर द ग्रीक्स एंड द वेस्टर्न कंट्रीज एट दैट टाइम, सर, ठीक है। सो ही इज टॉकिंग अबाउट द 5 Greek rulers where Ashoka had sent a Dhamma Yatra or the Dhamma Mahamantas kind of an officials and who conquered this region in the form of Dhamma, ठीक है, getting okay. This would have actually enabled large number of people coming towards India as well, sir, okay. तो हम ये कहते हैं कि भाई अशोक के पीरियड तक आते-आते जो अशोक ने धम्म विजय किया था, ये धम्म विजय करने से अच्छी खासी मात्रा के अंदर विदेशी भारत में आने की शुरुआत कर रहे होंगे, सर, गेटिंग ओके। तो उसमें एंटियोकस था और एंटिगोनस था, सर, है ना, समझे? और फिर अलेक्जेंडर करके एक और राजा हुआ करता था, और फिर टोलेमी था, सर, है ना, समझे? इस तरह के आपको राजा आपको देखने को मिलते हैं, सर। मगध करके एक राजा आपको देखने को मिलता है। तो ये तुरामिया है वो अशोक अपना कहता है, पर वो ग्रीक नेम टोलेमी के रूप में था। तो यू विल फाइंड कि द ग्रीक रूलर्स हैड एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड दिस वुड हैव आल्सो enabled us with respect to the foreigners coming towards India, sir, getting okay. Over a period of time by the Mauryan and the post Mauryan era, sir, है ना, समझे? We will see the Egyptians also started trading with India, sir, getting okay. अब इजिप्शियंस मूलतः से हमारे पास एविडेंसेस है क्योंकि अशोक के जो रॉकेट थे उसमें इजिप्शियन राजाओं की भी मेंशन किया गया है, सर, ठीक है। ये तो जो टोलेमी करके जो राजा है, सर, ठीक है, गेटिंग ओके, टोलेमी फिलाडेल्फस करके एक राजा था। ये टोलेमी फिलाडेल्फस इजिप्ट का राजा था, सर, है ना, समझे? एंड इट इज सेड कि इसके साथ भी हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस उस पीरियड के अंदर एस्टैब्लिश हो चुके थे, सर, गेटिंग ओके। एंड देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम बाय द पोस्ट मॉडर्न पीरियड वी विल कम टू नो द लिंकेज इज मोर एक्सपांडेड एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस गुड नंबर ऑफ पीपल स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम इंडिया टुवर्ड्स इजिप्ट एज वेल, सर, ओके। अब ये ग्रीक्स इजिप्ट के साथ फिर लास्ट में आपको देखने को मिलते हैं रोमन, सर, गेटिंग ओके। रोमन एम्पायर के साथ लिंकेजेस हमारे बनने शुरू हुए आफ्टर हेपेलस, है ना, समझे? तो मैंने आपको बताया कि हेपेलस देखो इनके साथ व्यापार चल रहा था, इजिप्शियंस के साथ चल रहा था, ग्रीस के साथ चल रहा था, सर, ठीक है। बट रोमन्स के साथ जो मेन डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई हेपेलस के थ्रू हुई। तो कल के क्लास के अंदर हमने बताया था कि हेपेलस ने वो मॉनसून ट्रेड विंड को डिस्कवर कर दिया, सर, ओके। और डिस्कवरी एक्चुअली shortened the trade route between India and West Asia because one was the traditional land route, but it was very much hostile and it was quite impossible to scale up the trade at that time, sir, है ना, समझे? So scaling up was one of the major issues in the land-based route, okay. Over a period of time when Hippolytus started or he discovered the monsoon winds, okay. Over a period of time we will see कि the voyage between India and West Asia, even up to the regions of Egypt, shortened out. This helped the growth of trade as well, sir, and also helped in the exports from India to Roman Empire, sir, getting okay. And that is one of the reasons we come to know कि good number of foreigners came towards India. They traded in different commodities as well, and they also took away many things in the form of exports, ultimately resulting into drain of wealth towards India, sir, getting okay. तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे रोमन्स और बहुत सारे इंडियंस हमें ये दोनों साइड के ऊपर वाइस वर्सा एक्सचेंजेस के रूप में आपको मिलेंगे, सर, ओके। सो देयर इज एविडेंसेस ऑफ इंडियन एम्बेसीज बीइंग सेंट टू रोमन एम्पायर एंड देयर इज एविडेंसेस ऑफ रोमन एम्बेसीज कमिंग टुवर्ड्स इंडिया एज वेल, सर, गेटिंग ओके। सो द इंपैक्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स वाज पॉलिटिकल. This impact of trade and commerce was also simultaneously in the form of economic growth and overall exports increased towards India, sir, getting okay. There is evidences of foreign settlements in India as well. Foreign settlements का मतलब ये होता है कि colonization जब हुआ तो बड़ी मात्रा में विदेशी यहाँ पे रुके भी, सही, सर, है ना। तो ये यवन सेटलमेंट आपको मिलेगी भारत के कोस्टल एरिया में। तो मुजीरी करके एक जगह है, अरिकामेडु करके एक जगह है, आपको ये सतवाहनों के कोस्टल एरियाज देखने को मिलेंगे, वहाँ एविडेंस है। तो मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि वेस्ट कोस्ट में यवन गंधिका, है ना, समझे? कि एक व्यापारी थे जो परफ्यूमरी का काम कर रहे थे, यवनों के रूप में थे, सर, गेटिंग ओके। तो दिस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड एंड कॉमर्स, ओके। तो हम जब इसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि बहुत सारे एक्सचेंजेस हुए। अब ये जो एक्सचेंजेस हुए ना, सर, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड अलग-अलग जगह के ऊपर आपकी इंपैक्ट करती है। इसकी पॉलिटिकल इंपैक्ट थी, ये पॉलिटिकल इंपैक्ट के रूप में हमें देखने को मिलता है कि डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस हमारे बढ़ते हैं, सर, गेटिंग ओके। ये डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस में एम्बेसीज का एक्सपेंशन, ये एम्बेसीज का हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्सचेंजेस हुए, सर, ठीक है ना, समझे? तो इंडो रोमन एक्सचेंजेस इसके बाद बढ़ते हैं, सर, गेटिंग ओके। इंडो रोमन एक्सचेंजेस के अंदर यहाँ से वहाँ दोनों साइड के ऊपर आपको डेवलपमेंट मिलेगा। इसकी इकोनॉमिक इंपैक्ट भी आपको मिलती है। इकोनॉमिक इंपैक्ट के अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि फॉरेन सेटलमेंट्स बढ़ने की शुरुआत होगी और फॉरेन सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलता है यवनों की मिलती है, सर, ठीक है ना, समझे? एंड यवनास विल बी सेटलिंग ओवर इंडिया एंड इन सम पार्ट ऑफ द कोस्टल रीजन्स। ये कोस्टल रीजन्स में आप एग्जांपल अरिकामुडी का लिख सकते हो या मुजिरिस का लिख सकते हो या सतवाहनों के पोर्ट्स का, वेस्ट कोस्ट के बारे में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, सर, गेटिंग ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यहाँ से देखने को मिलती है, सर, ओके। ये इकोनॉमी के अंदर हमें और भी बैलेंस ऑफ ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप चीजें लिख सकते हो कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो इंडिया के फेवर में था, सर, राइट, है ना। सो द बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज इन द फेवर ऑफ इंडियंस एंड द रोमन गोल्ड कॉइन्स वर बीइंग बेसिकली ट्रेडेड टुवर्ड्स इंडिया एंड दिस आल्सो क्रिएटेड सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन रोम, सर, है ना। तो एक पॉइंट हम इसके अंदर से भी लिख सकते हैं, सर, गेटिंग ओके। तीसरी कहानी अगर आप समझने की कोशिश करिए तो इकोनॉमी के अंतर्गत हमें कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को देखना है, सर, ठीक है ना, और अदर डेवलपमेंट्स में भी हमें चीजों को देखना है। देखिए एक तो आपने प्लिनी वाला पॉइंट तो
लिख दिया, बट देयर इज अदर एक्सचेंजेस और द अदर इंपैक्ट जिसको आप इसको हाईलाइट करोगे सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, अदर में हमें देखने को मिलता है कि जैसे मेडिसिन साइंस है, ठीक है ना, समझे। ये मेडिसिन साइंस के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भारत की जो मेडिसिन साइंस है, एक्चुअली आप देखिए पोस्ट मॉडर्न पीरियड में चरक आ गए थे सर, ओके, एंड चरक तो बुक चरक सही था, राइट और रॉन्ग, गेटिंग पॉइंट। ओके, एंड वी विल सी दैट ये मेडिसिन साइंस था भारत के अंदर से, वो ग्रेजुअली अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो वेस्ट एशिया की तरफ पहुंचा था इस पीरियड के अंदर, गेटिंग पॉइंट। ओके, एंड वी विल सी कि चरक वाज अ कोर्ट ऑथर in the court of Kanishka, and in the later period we will come to know कि the establishment of the medicinal institutions in India increased, and when the foreign authors or the foreign travelers came towards India, they brought back the medicinal knowledge of India to foreign lands. इसमें आपको ईरान का एक एम्पायर देखने को मिलता है जिसका नाम है ससानीड एम्पायर। ये ससानीड एम्पायर मूलतः से ईरान के अंदर आपको मिलेगा सर, है ना? ये कुषाणों को एब्जॉर्ब कर देगा आज के बाद सर, ठीक है। तो आफ्टर द सेकंड थर्ड सेंचुरी ना सर, ओके, द कुषाण्स बिकेम पार्ट ऑफ द ससानीड्स, ओके। ये कुषाणों को इन्होंने जब एब्जॉर्ब किया ना सर नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर से, तो ये ससानीड एम्पायर के शासकों ने भारत की मेडिसिनल विज्ञान के ऊपर किताबें लिखी सर, ठीक है ना, ओके। तो इनमें एक राजा हुआ करता था, राजा का नाम तो हम लोग को याद नहीं रखना है, उसने बहुत सारी किताबें छपवाई थी। ये किताबों में उसने मेडिसिन की नॉलेज के बारे में, आयुर्वेद के बारे में लिखा था, और आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को कोट किया था कि हमने ये जो नॉलेज इंडिया से लिया है, और उसके बाद पर्शिया से बहुत सारे लोग भारत की तरफ आते हैं और भारत में आके खास करके ये जो आयुर्वेद का विज्ञान है वो सीखते हैं सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं कि देयर इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया एंड ईरान एंड पर्शिया सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसमें कल्चरल एक्सचेंजेस भी बढ़ेंगे सर, है ना, समझेंगे। अब कल्चरल एक्सचेंजेस किस तरह से बढ़ते हैं सर, गेटिंग पॉइंट। तो हमें एक तो इंडियन फिलॉसफी की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए सर, है ना, समझेंगे, गेटिंग पॉइंट। अब फिलॉसफी की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था सर, ओके, तो देखिए इंडिया की फिलॉसफी हमको यहाँ से बहुत ही सिग्निफिकेंटली देखने को मिल रही है, जो अलेक्जेंडर के समय से ही बड़ी पॉपुलर थी, राइट सर, है ना, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम we'll see कि the Greeks always used to look for the Indian philosopher or sophist who can teach them many philosophical ideas and resemblance as well, है ना, समझे। इसके अंदर आज की तारीख के अंदर बहुत सारी डिबेट्स एंड डिस्कशंस है, जिसमें कुछ ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा जा रहा है कि इट इज द इंडियन फिलॉसफी दैट इन्फ्लुएंस द ग्रीक्स, ओके, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो सांख्य दर्शन आपको पता होगा, सांख्य दर्शन बेसिकली कपिल मुनि के द्वारा दिया गया था, और सांख्य दर्शन के अंदर कपिल मुनि ने मूलतः से ये कहा था कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो संसार की उत्पत्ति है, उसमें दो तत्वों ने सबसे बड़ा योगदान दिया, पुरुष और प्रकृति सर, है ना, समझे। और उससे ही सृष्टि का सर्जन हुआ है। पुरुष एक सोल का एस्पेक्ट है, प्रकृति फिजिकल मैटर है, उसको अलग अलग विपरीत करते हो तो सोल को मोक्ष मिल जाता है, मतलब आत्मा को मोक्ष मिल जाता है सर, ठीक है। ये सांख्य दर्शन के बारे में ये कहा गया है कि इसने पाइथागोरस को सबसे ज्यादा अफेक्ट किया था, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। एंड इट इज सेड कि द पाइथागोरस थ्योरम और द फिलॉसफी ऑफ पाइथागोरस सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके, हैड बीन डिराइव्ड फ्रॉम द सांख्य दर्शन एज वेल बिकॉज़ देयर वर एक्सचेंजेस गोइंग ऑन सर, है ना, समझे। इसके बारे में विलियम जोन्स ने भी कोट किया है। विलियम जोन्स वही है जो मदर विक्रम मात्रा और प्रथम विक्रम भाता के बारे में हमको कहानी बताएगा सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो देयर इज एविडेंसेस ऑफ इंडियन फिलॉसफिकल ट्रेडिशंस गेटिंग पॉपुलर एट दैट टाइम व्हिच हैड अफेक्टेड एज वेल सर, है ना, समझे, द अदर थ्योरेटिकल आइडियाज एज वेल सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, अब इसमें काफी लोग अलग-अलग ओपिनियन दे रहे हैं। इसमें पाइथागोरस की थ्योरम से लेके भी बातें हो रही है कि इट वाज नॉट पाइथागोरस who gave this idea of ac squared is equal to ab squared plus bc squared, but there is Indic text that were responsible। ये सांख्य दर्शन के साथ-साथ आपको शूल व सूत्र देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। अब देखिए शूल व सूत्र आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द श्रुति लिटरेचर, राइट, एंड विदिन द शूल व सूत्र मल्टीपल ऑथर्स हैड कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ यज्ञ सर, है ना, समझे। यज्ञ का कुंड कैसा होना चाहिए, किस तरह से कार्य होना चाहिए, उन सब के ऊपर शूल व सूत्र के ऊपर एक्सपर्ट बुक्स लिखी गई है सर, है ना। गृह सूत्र है, मतलब मूल कल्प सूत्र का पार्ट था। कल्प सूत्र अगर आपको पता होगा तो वेदांत का पार्ट है, राइट, है ना। तो वेदांत हमने पढ़ा था, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद, याद है कि नहीं आपको, उसमें कल्प भी हुआ करता था सर, ठीक है। तो कल्प के अंदर ही आपको अलग-अलग सूत्र मिलते थे, उसमें एक था गृह सूत्र, एक है धर्म सूत्र और तीसरा है शूल व सूत्र सर, ठीक है। बाय दिस टाइम द शूल व सूत्र वर कंपाइल्ड एंड एक्सपर्ट कमेंटरीज वर रिटन डाउन। वन ऑफ दिस कमेंटरीज वाज रिटन बाय बोधियान सर, ओके, एंड बोधियान बिलोंग टू दिस पोस्ट मौर्यन टू द गुप्ता पीरियड, एंड ही वाज आल्सो द वन जिन्होंने उस पीरियड के अंदर कर्मकांड को लेके किस प्रकार के डायमेंशंस बनने चाहिए, कैसे चीजों को डिजाइन करनी चाहिए, उसके बारे में बताया था। और यहाँ से ही हमें पता चलता है कि भाई ये तो राइट एंगल थ्योरम की बात हो रही थी सर, ठीक है, समझे। और कह दिया गया कि भाई ये देखिए सर, है ना, एबीसी, तो हमें दिख रहा है कि ac squared is equal to ab squared plus bc squared सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो obviously कि शूल व सूत्र के आधारित हमें जानकारी मिली कि भाई ये जो नॉलेज पार्ट था सर, ओके, ये नॉलेज पार्ट कहीं न कहीं भारत से माइग्रेट होके गया है और इन्होंने हमसे चीजें सीखी है सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो देयर इज एन इंडियन कंसेप्शन, देयर इज एन इंडियन आइडियाज दैट वर बीइंग रेप्लिकेटेड सर, है ना, समझे। तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। इनफैक्ट जो कर्म का सिद्धांत है, जो ग्रीक फिलॉसफी में बहुत ही आइडियली निकल के आया, ये कर्म का सिद्धांत भी इंडिया से निकल के आया था सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ओके, सो वी विल सी कि द ग्रीक बिलीव्ड इनटू द आइडिया ऑफ कर्म एट दैट टाइम सर, ओके, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस इंडियन बिलीफ सिस्टम बिकेम पॉपुलर विद रिस्पेक्ट टू द इंडो वेस्ट एशियन एक्सचेंजेस एट दैट टाइम सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। कर्म का सिद्धांत है, असेटिज्म आपको देखने को मिलती है भारतीय समाज के अंदर, जो श्रमणों की परंपरा हुआ करती थी, मेडिटेशन और योगा की प्रैक्टिसेस है सर, ठीक है, समझे। ये सब की सब अगर आप देखोगे तो भारत से गई है वेस्ट एशिया की तरफ। जैसे आज की तारीख में भी आपको देखने को मिल रहा है कि हमारी इंडिजिनस साइंस को और हमारी इंडिजिनस नॉलेज को वेस्टर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सब कुछ चीजें आपको इसके अंदर से मिलेगी सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, इसमें बहुत सारा कारण बुद्धिज्म भी हो सकता है, क्योंकि इन द मॉडर्न पीरियड द बुद्धिज्म हैड रीच्ड द वेस्ट एशिया सर, ओके, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी कि गुड नंबर ऑफ इंडिक आइडियाज एंड इंडियन डॉक्ट्रिन्स, ओके, ना, समझे, बिकेम पॉपुलर इन द कल्चरल फिलॉसफी एट दैट टाइम सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है। कर्म का सिद्धांत मिलता है, एसेटिज्म की कहानी आपको मिलेगी, योगा मेडिटेशन की पॉपुलराइजेशन आपको मिलेगी सर, है ना, समझे। एंड उसमें कहीं न कहीं इंडियन इन्फ्लुएंस हम लोग इसको मानते हैं सर, ठीक है। ये इंडियन इन्फ्लुएंस में बुद्धिज्म भी था, और ये इंडियन इन्फ्लुएंस के अंदर हमें ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस भी मिलेगी सर, ठीक है। तो वी कैन हाइलाइट विद रिस्पेक्ट टू कल्चर, एक तो बुद्धिज्म की कहानी हम लिखेंगे और हम लोग लिंक अप कर देंगे अशोक को सर, ठीक है ना, समझे। और अशोकास धम्म महामंत्रास की कहानी थोड़ी बहुत लिख देंगे कि अशोक हैड सेंट डिप्लोमेटिक एंड कल्चरल एम्बेसडर्स टू दिस रीजन, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी कि बुद्धिज्म फ्लरिश्ड इनटू दिस रीजन सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो आज का पार्थिया है, मतलब जैसे आज का ईरान है सर, ओके, ईरान और पाकिस्तान के बीच में बलूचिस्तान सिस्तान प्रोविंस आया हुआ है सर, ठीक है। एक्चुअली बलूचिस्तान इज लोकेटेड इनटू टू रीजन्स, ओके, वन इज ईरानी बलूचिस्तान एंड वन इज पाकिस्तानी बलूचिस्तान सर, ओके ना, मतलब प्लेटो एक ही है और वो बॉर्डर्स में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसमें जो सिस्तान करके जो प्रोविंस आता है ना, वो ईरान के साइड में है सर, ठीक है। वहां वी विल कम टू नो कि बुद्धिज्म बड़ा पॉपुलर था सर, ओके ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, सो देयर इज एन एविडेंस ऑफ बुद्धिज्म पॉपुलराइजिंग इन दिस रीजन, इवन इन वेस्ट एशिया देयर वर एविडेंसेस ऑफ बुद्धिस्ट किंग्स ऑफ ईरान सर, है ना, समझे। तो हमें ये पता चल रहा है कि नहीं, कुर्स तो ऊपर आ गया ना, कर्स थोड़े ऊपर की तरफ है सर, ठीक है। ये तो बलूचिस्तान सिस्तान प्रोविंस है पूरा सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो वी विल सी कि ईरान से सटे हुए विस्तार, हम पर्शिया के ऊपर बात कर रहे हैं सर, ओके। सो ऐसी एविडेंसेस है कि बाय सेकंड सेंचुरी, है ना, समझे, वी विल सी कि द मोनार्क्स आल्सो स्टार्टेड अडॉप्टिंग बुद्धिज्म सर, है ना, समझे। तो हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस है इस पीरियड के अंदर जहां राजा लोग भी, हमको ये पता चल रहा है कि बुद्धिज्म को स्वीकार रहे हैं सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो ये भी इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है। बाकी वी विल सी साइमल्टेनियसली टू दिस पार्ट द
cultural exchanges also include the Hinduism getting popular, sir, है ना समझे? Hinduism की practices हमको यहाँ कुछ देखने को मिलेगी वेस्ट एशिया के अंदर. There are many foreign authors who are actually claiming this part, but what has been the impact has definitely we can say a question mark, sir, getting important. Okay. दूसरी कहानी इस पीरियड के अंदर हमें ये भी देखने को मिलता है कि साइमल्टेनियसली देयर वर अदर इम्पैक्ट एज वेल, सर, ठीक है? जैसे इंडिया की फिलॉसफी वहाँ पे गई, क्या कह सकते हैं, वेस्ट की तरफ गई, इंडियन कल्चर वहाँ वेस्ट की तरफ गया. वैसी ही कहानी हमें देखने को मिलती है कि वेस्ट का कल्चर इंडिया की तरफ भी आया, सर, ठीक है? और वेस्ट का कल्चर इंडिया की तरफ कैसे आया, सर? तो इस पीरियड के अंदर हमने आपको बताया कि ये ट्रेड एंड कॉमर्स ही था जिसने ट्रेड रूट को खोल दिया था, और ट्रेड रूट के खोलने के कारण बेसिकली एक इम्पैक्ट क्रिश्चियनिटी से भी होने की शुरुआत हुई. तो हमने आपको पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि क्रिश्चियनिटी entered into India during this era only, sir. So there was a saint called Saint Thomas who came to India somewhere in the reign of Parthians. Okay, so that signifies ki how the other exchange is also taking place. Getting important. Okay, we will also see during this era only the Greeks contributed good number to the astronomical sciences of India. सर, ठीक है ना, समझे? देखिए हमने कैलेंडर सिस्टम की जो बेस है वो ग्रीक से लिया हुआ है, सर. Getting important. Okay, and Indian authors in the Gupta period always accept the fact that it is the Greek philosophy that had helped us in the numbering of the months and other parts with respect to the calendar parts. Getting important. Okay, तो हमें ये चीज बड़ी सिग्निफिकेंट देखने को मिलेगी. इनफैक्ट ये चीज के बारे में गार्गी संहिता भी लिखता है, सर, ठीक है? गार्गी संहिता ने विदेशियों को ऐसे बलचेस का क्रिटिसिज्म किया है, बोले ये बार्बरिक लोग हैं, ये यवन लोग हैं, सर, ठीक है? पर इनसे हमने कैलेंडर सिस्टम सीखा, इनसे हमने एस्ट्रोनॉमी सीखा है. In fact, the naming of the planetary systems, okay, or the naming of the calendar months also had some kind of Greek influence. We also learned the art of making horoscopes as well, so ठीक है, कि भाई तुम्हारी कुंडली में क्या चल रहा है जरा देखते हैं, सर. Getting important. Okay, तो the Greeks also influenced us, okay, समझे? And the Greeks also, देखो टू वे लिखना है हमें, जब इस प्रकार के सवाल आते हैं ना, सर, okay, तो we will see कि ये टू वे कहानी आपको मिलेगी, सर, है ना, समझे? तो गुप्ता पीरियड तक आते-आते there will be more and more of Greek mentions, okay, ना, समझे? बट हम ये कह सकते हैं कि इनकी कहानी यहाँ से थी, सर, है ना, समझे? तीसरी कहानी वो थी कॉइन्स के अंदर से, सर, ठीक है ना, समझे? तो देखिए कॉइन्स के इम्पैक्ट के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर भी बताया था कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट वंस टू इश्यू द कॉइन्स, ओके ना, समझे? और इनके कॉइन्स की एक बड़ी सिग्निफिकेंट पार्ट हुआ करती थी, वो थी द मेथड दैट दे यूज्ड वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पंचमार्क कॉइन्स, है ना, समझे? ओके, बिफोर द ग्रीक कॉन्टेक्स्ट इंडियंस वर ऑलवेज यूजिंग द पंचमार्क कॉइन्स, ओके ना, समझे? पंचमार्क कॉइन्स वर वेरी मच आई वुड से एस्थेटिकली नॉट दैट मच ब्यूटीफुल, सर, ठीक है ना, समझे? इसी तरह दो बार जॉइन किए क्या, सर? ओके, अभी थोड़ी देर पहले भी जॉइन किए थे, सर, ओके, खैर. तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, वी विल सी दैट हां, तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, वी विल कम टू नो कि पंचमार्क कॉइन्स की शुरुआत होगी. ये पंचमार्क कॉइन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो इंडियंस यूज कर रहे थे उसके अंदर और अब डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई, सर, है ना, समझे? तो हमें ये मिल रहा है कि द ग्रीक्स इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू मेथड ऑफ बेसिकली कॉइन्स. इसको डाइस्टर कॉइन्स के रूप में हम लोग पहचानते हैं, सर. गेटिंग पॉइंट. ओके, जहां डबल डाइस को हमने यूज किया था. डबल डाइस होने का मतलब है कि उसका मोल्ड बना दिया जाता है. यहां सिक्का कहां पड़ा है? यहां पड़ा नहीं है, पर आपको समझ में आ रहा है कि मोल्ड बनाने के बाद उसको बेसिकली हम लोग डाई में डालते थे और फिर देन उसको एक प्रेशर करके कॉइन्स को बनाते थे, सर, है ना, समझे? तो पहले कोई भी चीज होती है उसका मोल्ड, उसकी डाई बना दी जाती है, सर. ओके, और डाई बनाने के कारण क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन आ जाता है, सर. गेटिंग पॉइंट. ओके, समझे? तो वी कम टू नो अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू द कॉइनेज सिस्टम, है ना, जो हमने इनसे सीखा है, सर. ओके, इनफैक्ट ये डबल साइडेड डाई हुआ करती थी और डबल साइड होने के कारण अभी विल सी कि एक साइड के ऊपर राजा का चेहरा और दूसरी साइड के ऊपर उसका कोई सिंबल आपको देखने को मिलता है, या कोई एनिमल या कोई गॉड की इमेजेस आपको देखने को मिलती है, सर. गेटिंग पॉइंट. ओके, तो ऑल ऑफ दिस इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इकोनॉमी, एंड देयर इज आल्सो द फॉरेन इन्फ्लुएंस एज वेल, सर. गेटिंग पॉइंट. ओके, तीसरी कहानी काफी लोगों ने ये भी लिखने की कोशिश की है कि द इंडियंस आल्सो लर्नड टाउन प्लानिंग फ्रॉम द ग्रीक कॉन्टेक्स्ट, ओके ना, समझे? देखिए इसको लेके क्लैरिटी नहीं है और इसके ऊपर अलग-अलग प्रकार की डिबेट चलती रहती है, सर. गेटिंग पॉइंट. ओके, एंड मार्शल इसके बारे में भर-भर के लिखने की कोशिश करेंगे, है ना, जॉन मार्शल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, सर. गेटिंग पॉइंट. ओके, तो उनका ये मानना था कि तक्षशिला जो है, सर, गेटिंग पॉइंट. ओके, ये तक्षशिला को उन्होंने एक्सकेवेट किया था मौर्यन पीरियड के अंदर से. बोले ये बड़ा रैंडम हुआ करता था, पर जैसे ही ग्रीक्स आए उन्होंने ऊपर के नॉर्थ वेस्ट के जो सिटी प्लान किए, वो प्लानिंग के अंदर उन्होंने काफी ठीक-ठाक चीजें बनाई हैं. नॉर्थ साउथ स्ट्रीट्स बनाए हैं, ईस्ट वेस्ट इंटरेक्शन बनाया है, इंटरसेक्शंस बनाए हैं, सर. गेटिंग पॉइंट. ओके, बट उसको लेके वी विल सी की क्लैरिटी नहीं है, बट ये बोला गया है कि भाई शायद ग्रीक कॉन्टेक्ट के कारण होगा, सर, है ना, समझे? इसी कंटिन्यूएशन में हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि जो फर्दर डेवलपमेंट हुआ ये एडिक्स के अंदर भी काफी लोगों ने हाईलाइट किया, सर. ठीक है, और कहा कि भाई जो एडिक्स है ना, जो अशोक के पीरियड के एडिक्स थे और उसके बाद वाले पीरियड के अंदर भी, सर. ठीक है, ये एडिक्स भी मूलतः से अशोक ने कॉपी किए थे, सर. गेटिंग पॉइंट. अशोक और उसके बाद के ट्रांजिशंस के अंदर, सर. ओके, और उसके पीछे का कारण बोला गया कि उसने ग्रीक से कॉपी किए होंगे. वैसा क्यों था? तो अगर आपको पता होगा कि अलेक्जेंडर आया था ना जब भारत के अंदर, तो अलेक्जेंडर सतलज तक आया था और सतलज से जब वो वापस गया ना, तो उसने स्टोन इंस्क्रिप्शंस या स्टोन के बड़े-बड़े मेमोरी स्टोन्स बना के गया था, सर. ठीक है, और उसने कहा था कि मैं आया था यहाँ पे, सर, है ना, समझे? गेटिंग पॉइंट. तो उसको हाईलाइट करवाते हुए वी विल सी कि बोला गया कि भाई अलेक्जेंडर की इंपैक्ट जो है बियास और सतलज तक आया था, सर. ओके, उसके कारण उसने ये चीजें बताई है, सर, है ना, समझे? तो वी विल सी कि बियास तक की कहानी या सतलज के ट्रांजिशंस तक हमको जानकारी मिलती है कि उसके बाद नहीं आ पाया, सर. गेटिंग पॉइंट. ओके, और इसने ये बताने की कोशिश की कि भाई देखो ये सब कुछ चीजें यहाँ पे आया है, सर. ठीक है, इनफैक्ट ये जो विक्ट्री पिलर्स की मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर कहानी बताई थी उसको भी हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, सर, है ना, समझे? तो देयर इज एविडेंसेस ऑफ सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन ट्रेड एट दैट टाइम, सर. गेटिंग पॉइंट. ओके, एंड वी विल सी कि अशोक के ऊपर और अशोक के पिलर्स के ऊपर तो ऑलरेडी हमने डिबेट देख ली है कि अशोक ने जो पिलर्स यूज किए थे उसमें कितना फॉरेन इन्फ्लुएंस हुआ करता था, सर. ठीक है ना, समझे? तो फॉरेन इन्फ्लुएंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैड डिस्कस्ड द डिबेट दैट वाज ऑलरेडी आस्क्ड इन द यूपीएससी एज वेल कि जहां वीएस स्मिथ एक बार जो कह रहा है कि ये विदेशी प्रभाव में था और दूसरी साइड के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल सी कि इंडिजिनस थे. निहार रंजन ने उसको हाईलाइट करने की कोशिश की थी, सर. गेटिंग पॉइंट. ओके, इनफैक्ट ये ग्रीक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात ये भी की गई कि देखो ग्रीक्स कंट्रीब्यूटेड टू द इंडियन पिलर्स. ओके, अब ये इंडियन पिलर्स को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे थे? तो अशोक के समय पे भी वी विल सी कि पिलर्स में फॉरेन इन्फ्लुएंस था, पर उसमें अकमेनियन इन्फ्लुएंस को बहुत बोला गया, सर. अकमेनियन मतलब पर्शियन इन्फ्लुएंस, ठीक है ना, समझे? ग्रीक्स इंडियन पिलर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका एग्जांपल ये हेलियोडोरस को कोट करते रहते हैं, सर. ठीक है, और कहते हैं कि भाई देखो हेलियोडोरस भाई अपना आया था और हेलियोडोरस भाई आके वी विल सी कि उसने खंभा बना दिया, सर. ठीक है, ये खंभा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है, अगर आपको याद होगा, सर. गेटिंग पॉइंट. ओके, और इस बेसिस के रूप में ये कहा जा सकता है कि भाई ये जो पिलर है ये पिलर में ग्रीक इन्फ्लुएंस है, सर. ओके, बट इसको फिर आज की तारीख में ऑथर काउंटर कर देते हैं, बोले ये देखो नाम है गरुड़ स्तंभ, सर, है ना, समझे? ये कोई जियस स्तंभ या पोसाइडस का स्तंभ नहीं है, सर. ठीक है, गेटिंग पॉइंट. ओके, तो यू व्हेन यू आर एक्चुअली क्लेमिंग कि इट्स अ गरुड़ स्तंभ, तो इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, सर. ओके, सो द इमेज व्हिच वाज इन द टॉप ऑफ द गरुड़ स्तंभ डेडिकेटेड टू द वाहन ऑफ विष्णु जी, सर, है ना, समझे? सो इफ यू इंटरप्रेट दैट इट वाज मेड बाय ग्रीक, दैट शोज दैट द ग्रीक वाज aware about the Indian cultural practices and the Indian religious practices as well, sir. Getting point. Okay, and Heliodorus under the inscription actually does not preaches any kind of foreign values, but he preaches the concept of restrainment. He preaches the concept of renunciation in one of his inscriptions. Okay, and all of this shows some kind of a Ashokan influence or a Dhammak influence at that time, sir. Getting point. Okay, तो ये भी बोला गया कि यार ये तो कोई पॉसिबल है नहीं, सर. ओके, ग्रीक्स ने इंडियन पिलर्स को सीधा-सीधा इन्फ्लुएंस किया है, बट एक थियरी आई कि भाई नहीं, ग्रीक्स भी अदर साइड के ऊपर अफेक्ट करेंगे, सर, है ना, समझे? हमें मूलतः से घुमा फिरा के लिखना ये है कि इट वाज इंडिया दैट वाज एक्चुअली सप्लीमेंटिंग द वेस्ट रेदर देन द वेस्ट सप्लीमेंटिंग इंडिया. तो इसके लिए डिबेट्स के अंदर आपको ये चीज पता होनी चाहिए, सर. गेटिंग पॉइंट. ओके, दूसरी कहानी में फिर इसमें और भी चीजें लिखी गई, जैसे सन वर्शिप की कहानी आपको मिलेगी, या वी विल सी कि इन्फ्लुएंस के अंतर्गत हम
एक बात ये लिख सकते हैं इसमें हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ को याद रखिएगा सर, ठीक है ना समझे? तो गरुड़ स्तंभ की इंपॉर्टेंस क्या है सर, खैर दूसरी कहानी इसके अंदर से हम लोग हाइलाइट करने की कोशिश करेंगे, दैट इज विद रेफरेंस टू द नेमिंग ऑफ द वर्ड्स, ओके ना समझे? अब जैसे ग्रीक्स ने कैलेंडर के ऊपर अफेक्ट किया सर, ठीक है ना समझे? ऐसे बहुत सारे शब्दों के ऊपर भी इंडियन डिक्शनरी में उसकी एडिशन हुई है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? एडिशन कैसे हुई है सर, है ना समझे? तो ऐसा कहते हैं कि जैसे पेन है सर, है ना समझे? या हम जिसे कलम के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है? तो कलम से क्रांति, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके? तो ग्रीक में कलम को कलमोस के रूप में पहचानते हैं सर, है ना? समझ में आया कि नहीं आपको? तो ग्रीक्स ने ये क्लेम किया कि देखो हमने आपको कलम लिखना सिखाया सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? अब ये कितनी हद तक मूलतः से सही है कि नहीं है, बट देयर आर मेनी वर्ड्स व्हिच वर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक नोमेनक्लेचर सर, है ना समझे? बहुत सारे शब्द ऐसे थे जो इंडिया के अंदर या इंडियन डिक्शनरी के अंदर ऐड हुए थे सर, ठीक है ना? इंक है, टैबलेट के लिए आपको यहाँ से चीजें देखने को मिलती है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? तो बहुत सारी 2-4 चीजें हम इसके अंदर से लिख सकते हैं कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस थी सर, ओके? लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो था ग्रीक स्कल्पचर्स एंड फॉरेन स्कल्पचर्स सर, ठीक है? स्कल्पचर आपको ज्यादातर सवाल जो आया है वो किससे आया है? स्कल्पचर सेंट्रिक आया है सर, ठीक है? स्कल्पचर सेंट्रिक मतलब ये है कि भाई देखिए भारत के अंदर जो गांधार, मथुरा और अमरावती स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई, उसमें खास करके गांधार स्कूल की हम लोग जब बात करेंगे, तो गांधार आर्ट ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया और इसमें भर-भर के ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस था सर, ठीक है ना? समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके? सो देयर वाज़ अ ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस, हम लोग आते हैं इसके ऊपर कहाँ-कहाँ हुआ करता था। इन फैक्ट देयर इज एविडेंसेस ऑफ सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस एज़ वेल सर, ओके ना समझे? इसमें बुद्ध को जिस तरह से ड्रेप किया गया है, बुद्ध की जिस प्रकार से आंखें हैं, उनके चेहरा है सर, ठीक है ना समझे? उसमें ड्रेसिंग से लेके उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी का हाव-भाव सब कुछ ग्रीको रोमन आपको यहाँ से मिलेगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? तो ये भी कहानी हम इसके अंदर से लिखेंगे सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? ग्रीक्स के थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखेंगे सर, है ना समझे? तो ये जो थिएटर है, ये जो कर्टेन-वर्टेन की चीजें आप लिख सकते हो, तो वो भी हमको यहाँ से देखने को मिलेगी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? तो देयर इज गुड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस टेकिंग प्लेस बिटवीन द इंडो एंड द ग्रीक्स एट दैट टाइम सर, है ना समझे? एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि ये जो गांधार स्कूल में डेवलपमेंट हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मथुरा स्कूल के अंदर डेवलपमेंट हुआ, ऑल ऑफ दिस एक्चुअली हाइलाइट्स द फैक्ट कि इसमें थोड़ा बहुत विदेशी इन्फ्लुएंस और ग्रीक्स और इंडियंस के बीच में काफी सारे कल्चरल एक्सचेंजेस होने की शुरुआत हुई थी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? लास्ट बट नॉट द लीस्ट काफी लोग लिखते हैं कि भाई ओवरऑल इसने क्रांति लाई है एक प्रकार से सर, ठीक है ना? गेटिंग पॉइंट, ओके? ये क्रांति इस तरह से थी कि इंडिया की कॉइनेज सिस्टम बदल गई इसके बाद सर, ओके? इसके कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, इंडिया को एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज मिलता है सर, ठीक है? और इंडिया में कला का विकास हुआ सर, है ना? ग्रीक्स हमसे विज्ञान लेके गए पर हमको कला देके गए सर, ठीक है ना? समझे? सो दे टुक अवे दे टुक द साइंस फ्रॉम अस बट दे गिव द आर्ट टू अस सर, ओके? एंड देयर वाज अ फ्यूजन ऑफ साइंस एंड आर्ट्स कमिंग टुगेदर एंड दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कल्चरल सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट फुटहोल्ड एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाकी सारी एरियाज के अंदर भी आपको मिलेगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर इज अ गुड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, ओके? समझे कि नहीं समझे? बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया की सोसाइटी के अंदर असिमिलेट भी हुए इस पीरियड के अंदर सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? एंड वी विल सी हम ये कह सकते हैं कि ये वो ऐसा पीरियड था, ये पीरियड के अंदर काफी सारे डेवलपमेंट्स इंडिया और वेस्ट के बीच में निकल के आए सर। उसमें फिर गांधार स्कूल सबसे मेन है क्योंकि गांधार के ऊपर आपको अलग से सवाल आपको पूछा गया है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? तो हमको एक आइडिया रहना चाहिए कि किस तरह से निकल के आया था सर। खैर वी विल सी दैट एक इंटरेस्टिंग प्ले कभी मिला है सर, ओके? ये प्ले आपको मिला है चरसड़ा करके जगह के अंदर, चरसड़ा इज इन पाकिस्तान है ना, पेशावर के पास, ओके? तो वहाँ वी विल फाइंड कि देयर इज अ प्ले मतलब काइंड ऑफ वी कैन से इंस्क्रिप्शन हम लोग ये कहेंगे सर, ओके? ब्रॉन्ज के हैंडल्स के साथ आपको मिला हुआ है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? और वो जगह रामायण के अंदर भी मेंशन है, पुष्कला सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके? एंड वी विल सी कि ये पुष्कला या पुष्कलावती जिसको पहचानते हैं सर, ठीक है ना, उसके साथ ही लिंक अप की गई है। और इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि इसको ग्रीक्स ने भी मेंशन की है, इसमें इंडियन ऑथर्स ने भी मेंशन किया है एंड वहाँ लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हमारे पास एविडेंसेस है सर, ठीक है? और ये वही जगह है जहाँ से ग्रीक्स बहुत सारी चीजें लेके गए थे सर, ओके? सो माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट द ग्रीक्स वर्ड हैव बोरोड सो मेनी ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस विद रेफरेंस टू दिस रीजन्स, है ना? और वहाँ से काफी सारा डेवलपमेंट हुआ होगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड एंड कॉमर्स विद रिस्पेक्ट टू कल्चरल सिस्टम एज़ वेल सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? तो हमें ये कहानी पता होनी चाहिए कि कैसे निकल के आया, कौन से फैक्टर्स इसके अंदर हुआ करते थे एंड हाउ इट इंपैक्टेड सर, है ना समझे? तो एटलीस्ट द पिक्चर इज क्लियर कि कौन से सिस्टम था इसका और कहाँ से क्या-क्या चीजें लिंकेज इसके अंदर आई है सर, है ना समझे? बाकी प्लैनेट सिस्टम के नाम है, ज़ोडिएक सिस्टम के नाम है सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके? एक्चुअली वराहमिहिर और आर्यभट्ट ने जो भी किताब लिखी है उसमें प्लैनेट्स का लिस्ट दिया हुआ है सर, ठीक है? ये प्लैनेट्स की लिस्ट में ग्रीक नेम्स को उन्होंने हाइलाइट किया था सर, ठीक है? जैसे हमारे यहाँ ज़ोडिएक में एक साइन है क्रिया सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके? तो उस दौर के अंदर ग्रीक्स उसको क्रियोस के रूप में पहचानते थे सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ओके? तो वी विल सी जैसे हम लोग स्कॉर्पियन के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है? ये ग्रीक नेम है स्कॉर्पियन, है ना? लैटिन में भी उसको स्कॉर्पियन कहते हैं सर, ठीक है? उसको यहाँ पे कौरूपिया के रूप में लिखा गया है। सो देयर आर सर्टेन नेम्स, ओके, जो आपको मतलब एक आध एग्जांपल के रूप में कोट कर सकते हो, बट आई डोंट सी एनी मेरिट कि आपको ये सब के सब साइंस याद रखने हैं सर, ठीक है ना, समझे? बट देयर वाज़ एविडेंस, ओके ना, कहने की बात ये है कि देयर वाज़ एविडेंस एंड इसके थ्रू हम ये कहेंगे कि इसकी इंपैक्ट हुई थी नाम के अंदर सर। खैर तो इतना पार्ट हमको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हाउ थिंग्स हैव इवॉल्वड, क्योंकि फिर क्या है कि लैटिन की इंपैक्ट आपको मिलेगी ना सर, ठीक है? तो द इंपैक्ट ऑफ लैटिन कैन बी सीन, ओके ना? ग्रीक्स तो फिर भाषा के रूप में ग्रीक लैंग्वेज नहीं पॉपुलर हुई, फिर लैटिन बन गई सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? तो धन्वंतरि की पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने दोनों साइड के ऊपर इंपैक्ट लिख दिया कि भाई देखिए कितना बड़ा व्यापार हुआ, इसकी इंपैक्ट क्या हुई कि और इसने ही कला एवं संस्कृति को डेवलप किया सर, है ना समझे? तो ये एक ओवरऑल मैक्रो एनालिसिस था विद रिस्पेक्ट टू इंडो रोमन एंड इंडो वेस्ट एशिया ट्रेड सर, है ना समझे कि नहीं समझे? तो आपको जब सवाल आएगा ना सर, ओके, कि भाई इसकी कांसेप्ट के लिंक अप करिए, इंडिया और वेस्ट एशिया के बीच में कैसे व्यापार हो रहा था, उसमें क्या-क्या फैक्टर्स हुआ करते थे, कितनी क्वांटिटी ऑफ व्यापार हो रहा था, उन सब के ऊपर आप ये पॉइंट्स को लिख सकते हैं और इसके थ्रू हम लोग वेस्ट को कंक्लूड करते हैं। वेस्ट का मतलब ये है, ये जो वेस्ट एशिया के साथ हमारी जो लिंकेज है उसको कंक्लूड करते हैं। वहाँ से फिर आगे चलेंगे एंड वी विल ट्राई टू सी द नेक्स्ट पार्ट दैट इज विद रेफरेंस टू जस्ट अ सेकंड द ईस्टर्न पार्ट है ना, साउथ ईस्ट एशिया। उसमें से ज़्यादा लिंकेजेस वाले सवाल नहीं आएंगे और यहाँ स्लाइड से समझा देता हूँ। 1 मिनट में पोस्ट मॉरियन की स्लाइड कहाँ गई अपनी सर, ओके? अरे भाई साहब पोस्ट मॉरियन इकोनॉमी सर, ठीक है, हाँ ये रहा, ओके? सो पोस्ट मॉरियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चर्चा कर रहे थे एंड व्यापार की पोर्ट्स का नाम लिख दिया आपने, बाहर के फॉरेन ऑथर्स का नाम लिख दिया। इसमें पेरिप्लस और उनको कोट कर सकते हो बाय द वे सर, ठीक है ना? एक्चुअली पेरिप्लस हैज़ मेंशन्ड अबाउट द नंबर ऑफ पोर्ट्स लाइंग इनटू दिस रीजन, मतलब आप देखिए यहाँ से वो आए थे, है ना, समझे? और भारत के एक समुद्र किनारे से लेके ये पूरा का पूरा समुद्र किनारा इस तरह से उन्होंने हाइलाइट किया है सर, ठीक है? तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी आपको ये किताब देखने को मिलेगी जिसके अंदर ये मेंशन किया गया है सर, ठीक है? तो ये कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वही चीज़ है सर। खैर तो वेस्ट के साथ जो व्यापार है उसकी इंपैक्ट आपको पूछी गई है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? अब देखिए जैसे आपको ये पूछा गया सर, ओके, कि व्हाट वाज़ द इंपैक्ट ऑफ ट्रांस रीजनल एंड ट्रांस कॉन्टिनेंटल इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड ऑफ द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ इंडिया। अभी हमने जो क्वेश्चन लिखा कि उसमें आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते सर, ओके? गेटिंग पॉइंट, ओके? अच्छा सोशल लाइफ में एक चीज़ ऐड कर सकते हो वो है सोशल एक्सपेंशन, ओके? है ना? सोसाइटी के अंदर लिखना हो कि व्हेन दिस फॉरेनर्स केम टू इंडिया दे गॉट असिमिलेटेड, ओके? बिकॉज़ दे गॉट असिमिलेटेड तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे आल्सो डिमांडेड सम काइंड ऑफ स्टेटस इन इंडियन सोसाइटी सर, ओके? सो बिकॉज़ मेनी ऑफ देम वर रूलिंग क्लास, ओके ना? ये शासक वर्ग के रूप में थे, तो इनको सेकंड ग्रेड क्षत्रिय के रूप में दर्जा दिया गया था सर, ठीक है ना? गेटिंग पॉइंट, ओके? तो विद रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ सेकंड ग्रेड क्षत्रिय कि भाई तुम्हारा क्षत्रियज़ेशन तो हुआ है, पर तुम पूर्ण रूप से तो क्षत्रिय नहीं हो सर, ठीक है ना? गेटिंग पॉइंट, ओके? बट बिकॉज़ यू आर द रूलिंग क्लास तो द इंडियन टेक्स्ट, ओके ना? द रिलीजियस टेक्स्ट प्रिसाइज़ द धर्मशास्त्र, ओके? दे गिव देम द स्टेटस ऑफ सेकंड ग्रेड और फॉरेन क्षत्रियज़ एज़ वेल सर, खैर चलिए, ओके ना, समझे? तो ये हमको कहानी के अंदर पता होना चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट हुआ और इंडो रोमन ट्रेड पेरिप्लस की कहानी आपकी खत्म हो गई सर, ठीक है ना? और कोई कहानी नहीं मिल रही है। अच्छा इसमें एक आप एडिशन कर सकते हो वो है वियना पेपिरस का सर, ठीक है ना? समझे? वियना पेपिरस वाज़ एक्चुअली अ डॉक्यूमेंट, ओके ना? समझे? पेपर डॉक्यूमेंट था जो इंडियंस और इजिप्शियंस के बीच में हुआ था सर, ठीक है ना? समझे? ये कहाँ पे? इजिप्शियंस सर, ठीक है ना? यहाँ लिख देते हैं सर, ओके? सो देयर वाज़ अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज़ वियना पेपिरस सर, ठीक है ना?
ये मैंने जीएस में भी कराया था आर्ट एंड कल्चर में। एक्चुअली जीएस में यहाँ से आर्ट एंड कल्चर का फैक्ट निकल गया था, ठीक है। इट टॉक्ड अबाउट अ ट्रेड डील बिटवीन टू मर्चेंट्स, ओके ना, समझे, कॉन्ट्रैक्ट, ओके ना, समझे। और ये पेपिरस इज काइंड ऑफ अ पेपर डॉक्यूमेंट, पेपर नहीं था, वो बेसिकली ट्री बर्ड्स के ऊपर उसके ऊपर मिक्स करके बनाया गया था। एंड वी विल सी कि अंडर दिस डॉक्यूमेंट ट्रेडर ऑफ अलेक्जेंड्रिया इज इन इजिप्ट एंड मुजिरी, दे वर डिस्कसिंग कि भाई तू मेरे को एलसी दे देना है ना, समझे, समझे, तो एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट क्लियर कर देना, कंटेनर मेरे को छोड़ना, ये सब कुछ चीजें आपको यहाँ से मिलेगी सर। खैर चलिए, लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो मुजिरी का व्यापारी और अलेक्जेंड्रिया का व्यापारी सर, ठीक है, समझे। इन दोनों के बीच में चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रही है, और एक कॉन्ट्रैक्ट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से देखने को मिलता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार की दोनों के बीच में व्यापार को दर्शाता है सर, ठीक है, समझे। तो ऑल ऑफ दिस एक्चुअली हाइलाइट्स द फैक्ट कि भाई इंडिया और वेस्ट के बीच में व्यापार ठीक ठाक आपको यहाँ से मिलेगा, अलग अलग डायनेस्टीज के समय पे मिलता है सर, ओके। तो राइट फ्रॉम द रोमन एम्पायर टू दी वी कैन से द मतलब राइट फ्रॉम द शुंगास, राइट फ्रॉम द कुषाण एंड इवन द संगम किंग्स, ओके, सब जगह के ऊपर हमारे पास एविडेंस है कि व्यापार ठीक ठाक मात्रा में हो रहे थे सर, समझे। तो ये वेस्ट के साथ व्यापार की स्टोरी है, आपको ओरल अंडरस्टैंडिंग इसकी आ जानी चाहिए, तो यू विल बी एबल टू राइट इट डाउन सर, ओके, समझे। बाकी मसाला 19 20 होता है बुक्स टू बुक्स में सर, ओके, बट द मेन इंटेंशन इज दैट यू शुड नो हाउ टू राइट 200 वर्ड्स और 250 वर्ड्स, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो मसाला 19 20 होगा, 19 20 का मतलब ये है कि भाई किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा सर, ओके, समझे। अब जैसे ये फ्लरिशिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन द कुषाण पीरियड गिव ट्रेमेंडस इंपैक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, ओके। मतलब अभी हम लोग आते हैं कि आर्ट में कॉइन्स में डेवलपमेंट हुआ, स्कल्पचर्स में डेवलपमेंट हुआ, स्तूपा के अंदर डेवलपमेंट हुआ सर, ओके। बाकी सारी एस्थेटिक साइंस के अंदर कहीं ना कहीं आपको डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप उसको लिंक करेंगे सर, है ना, उसके लिंकेजेस को एस्टैब्लिश कर देंगे कि भाई कैसे कैसे एविडेंसेस निकल के आए सर, है ना, समझे। हाँ, तो ये एक स्टोरी है सर इसके अंदर से। दूसरी स्टोरी आपको साउथ ईस्ट एशिया से मिलेगी। देखिए साउथ ईस्ट एशिया के साथ अभी तक सवाल नहीं आया है सर, ओके, एंड वी विल सी कि आपको न्यूमिस्मेटिक एविडेंस के ऊपर सवाल आया है, व्यापार सेंट्रिक आपको सवाल आया है, ट्रेड डील्स के ऊपर सवाल आया हुआ है सर, ओके। बट साउथ ईस्ट एशिया का सीधा व्यापार नहीं हुआ, मतलब क्वेश्चन नहीं आया है। आपको लिंकेजेस में फॉरेन कॉन्टेक्स्ट पूछ सकता है, तो उसमें आप इसको मेंशन कर सकते हो सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो इट्स लाइक इफ दे कैन आस्क यू विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन कॉन्टेक्स्ट, ओके, कि भाई एनालाइज द वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट और एनालाइज द इंडियन कॉन्टेक्ट विद द फॉरेन वर्ल्ड इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ओके। जब इस प्रकार का सवाल आएगा तो फिर हम दोनों साइड में लिखेंगे। अगर आपको वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट पूछे गए हैं स्पेसिफिकली सर, ओके, तो फिर उसमें हम लोग स्पेसिफिकली वेस्ट सेंट्रिक ही लिखेंगे सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ओके। अब आपको ये ट्रांस रीजनल एंड ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेड के बारे में पोस्ट मॉडर्न पीरियड की इंपैक्ट जो हुई है, इसमें आप ओवरऑल लिख सकते हो सर, ओके, क्योंकि इसमें वेस्ट ईस्ट सब आ जा रहा है, ऐसा लिखा नहीं है कि खाली और खाली एक ही साइड का बताओ सर, अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि ओनली वन पोर्शन हैज बीन मेंशन्ड, ओके, सो दे हैव मेंशन्ड मोर देन वन, यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ मोर देन वन साइड एज़ वेल सर, ओके। तो भाई इंपैक्ट क्या हुई थी हमारी वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, ओके। तो इंडिया का व्यापार जैसे वेस्ट में बढ़ा वैसे ईस्ट में भी बढ़ा सर, ठीक है, ओके। अब ईस्ट के साथ व्यापार कब से शुरू हो चुका था सर, ठीक है। तो आप देखिए कि इंडिया का व्यापार ईस्ट के साथ तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के ट्रांजिशन से या अशोक के पीरियड से ही हमारे पास एविडेंसेस है, ईस्टर्न कॉन्टैक्ट हमारे थे सर, है ना। क्यों थे? क्योंकि ताम्रलिप्ति अगर आप देखोगे तो ताम्रलिप्ति यूज्ड टू बी अ पोर्ट, है ना, एंड दिस पोर्ट वाज एक्चुअली वी कैन से यूज्ड टू हैव एस्टैब्लिशमेंट कॉन्टैक्ट्स विद द स्वर्ण भूमि रीजन। Ashoka had already sent his ambassador to the Swarna Bhumi that is mentioned in the Ashokan rock edict as well, sir, getting important, okay. So one of the prime areas or one of the prime connectivity of India in the eastern world, okay, ना समझे। इसकी linkages देखोगे तो Mauryan period से हमको देखने को मिलेगी सर, ठीक है ना। And within the Mauryan period we will see कि Tamilipti used to be a port where Ashoka had sent the ambassadors to the Swarna Bhumi, sir, ठीक है ना समझे। तो स्वर्ण भूमि के अंदर अपने ambassadors को भेजना, वहाँ की linkages को establish करना, इनफैक्ट अशोक ने ताम्रलिप्ति के साथ जो कलिंग को भी कैप्चर किया था ना, कलिंग was also the objective to connect to the South East Asia, सर, है ना समझे। तो Mauryan period से ही establishment हो गया था कि South East Asia के साथ व्यापार करना है कैसे भी करके सर, ठीक है ना। तो ईस्टर्न वर्ल्ड के साथ एक ये कनेक्टिव हुई सर, ठीक है। दिस वाज वाई द सी रूट सर, है ना, समझे। सी रूट इसके लिए क्योंकि लैंड का रूट तो बड़ा हॉस्टाइल हुआ करता था। आज की तारीख में भी देखिए हॉस्टाइल कितना है, वहां सटासटी चल रही है सर नॉर्थ ईस्ट के अंदर, बट होपफुली थिंग्स विल गेट स्टेबलाइज्ड, टाइम लगेगा थोड़ा पर हो जाएगा सर, गेटिंग ओके। सेकंडली वी विल सी कि बाय द पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड, ओके ना समझे, बाय द पोस्ट मॉडर्न एरा द ईस्टर्न कॉन्टैक्ट इंक्रीज्ड, ओके, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ ईस्टर्न कॉन्टैक्ट। अब कैसे हुआ सर, ओके। तो एक तो सी रूट तो चालू था हमारा सर, है ना समझे, मैरीटाइम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड वी विल आल्सो फाइंड द लैंड रूट वाज आल्सो कैप्चर्ड, ओके, व्हिच वाज कनेक्टिंग टू द ईस्ट। ये कैसे हुआ? तो सिल्क रूट याद आया कि नहीं आपको सर? हाँ, हमने बताया था कि कनिष्क हैड कैप्चर्ड द सिल्क रूट, ओके। तो जब सिल्क रूट कैप्चर किया गया तो सिल्क रूट आल्सो पेव्ड द वे फॉर द कनेक्टिविटी टू ईस्टर्न वर्ल्ड, ओके, क्योंकि कनिष्क यहाँ से पैसा तो ड्रेन कर रहा था, पर यहाँ से व्यापारी व्यापारी जिसको भी जाना है वो भी लोग बेसिकली आप समझने की कोशिश करिए तो ईस्टर्न वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो रहे थे सर, है ना, ओके। So there is evidences of Silk Route. There is evidences of we can say sea route as well, sir. Okay, and over a period of time, we will come to know कि the Romans whenever they used to trade to China and the Chinese who were trading to the Roman world or the Western world with the silk, India was one such place जहाँ ये connectivity establish होती थी सर, getting point, okay, and that is one of the reasons Indians used to work as an entrepot, है ना। entrepot का मतलब है कि बाहर से वस्तु आ रही थी, बीच में हमने धर दिया उसको, धरने के बाद कहा गया कि चलो रंगदारी दो, फिर हम आगे एक्सपोर्ट करेंगे सर, है ना, समझे। So this is how we will find कि the contexts were established with respect to we can say the eastern and the western world, जहाँ हमारा एक contribution हमको यहाँ से मिल जाता है सर, getting point, okay. Secondly, we will see कि by this period, by the post-modern period, the sea route also got expanded, है ना, and the maritime links between the Southeast Asia and India got an impetus, है ना, समझे, उसको पुश मिलता है सर, okay. उसके पीछे का कारण ये था कि बड़ी मात्रा में इंडियंस जा रहे थे, बुद्धिज्म को पॉपुलराइज करा गया, ब्राह्मणिकल रिचुअल्स इस पीरियड के अंदर पॉपुलराइज होती है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। सुवर्ण द्वीप हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इन द अर्थशास्त्र एज वेल सर, ठीक है ना समझे। सो देयर इज एन एविडेंसेस ऑफ कनेक्टिविटी टू दिस लैंड फ्रॉम वेरी लॉन्ग पीरियड सर, ठीक है। ऐसा तो नहीं था कि हम कल के छोकरे लोग थे जो निकल के आए थे सर, है ना समझे। एंड इंडियन आर्टिफैक्ट्स, इंडियन कल्चर, इंडियन प्रैक्टिसेस बिकेम पॉपुलर इन द होल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया सर, है ना समझे। तो हमें ये चीजें देखने को मिलती है कि इन द आर्किपेलागो ऑफ मलेशिया, इंडोनेशिया सर, ठीक है, कंबोडिया एंड द चंपा एज वेल सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। वहां पे बड़ी मात्रा में कल्चरल एक्सचेंजेस हुए सर, ओके। इसमें इंडिया अंतरपोर्ट के रूप में था, ऊपर भी अंतरपोर्ट में थे, नीचे भी अंतरपोर्ट में थे सर, ठीक है ना समझे। तो मिलिंद पन्हा अर्थशास्त्र मेंशन्स अबाउट द रीजन कॉल्ड सुवर्ण द्वीप एंड वी वर अवेयर, है ना। तो वी हैड एस्टैब्लिश्ड कॉन्टेक्ट्स इन द मौर्यन वर्ल्ड एज वेल, ओके ना समझे। एंड Arikamedu was one such place where we will see कि the transactions used to take place. So Romans used to come to the southern part. Arikamedu is the modern Pondicherry सर, ओके ना। तो पौंडीचेरी के आजू बाजू वाला रीजन कहते हैं उसको सर, ओके। वहाँ पे रोमन्स आया करते थे एंड दे यूज्ड टू स्टे बैक ओवर हियर। फिर यहाँ से हमारे व्यापारी सर, है ना, अपने, है ना, खलासी लोग सर, है ना, समझे समझे मूवमेंट, ओके। तो ये खलासी लोग जाया करते थे एंड देन दे यूज्ड टू सेटल ओवर देयर और फिर वहाँ से व्यापार हुआ सर, ठीक है ना, मूवमेंट, ओके। तो खलासी तो अभी आएगा ना सर, है ना, वो कौन से खलासी मने, है ना, समझे। तई दो नहीं सर, है ना, गोती दो, गोती दो, गोती दो का मतलब मुझे ढूंढ के दो सर, ठीक है ना, समझे। हाँ, तो खलासी तो लिंकेजेस तो उसी के साथ जुड़ी हुई है सर, ओके। तो यार गुजरात के कोस्टल एरिया में खलासी कम्युनिटी का अपना खुद का रोल है सर, ठीक है। और फिर उसमें कहानी यही है सर, है ना, समझे, कि थीम ये है द साइलेंट सीज डज नॉट मेक गुड सेलर्स। समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। साइलेंट सीज डज नॉट मेक अ गुड सेलर का मतलब क्या है? उसकी अगर आप थीम उसका पूरा का पूरा देखोगे ना सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो उसकी लिरिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, है ना, समझे। और लिरिक्स के अंतर्गत मतलब आप उसकी थीम देखो तो उसमें क्या लिखा था, द थीम किनारे, तो देयर इज दिस लाइन सर, ओके ना, समझे। किनारे खलासी किनारे में शोभे नहीं, मतलब आई फॉरगॉट द लाइन सर, ठीक है, समझ। उसमें सी शोर की बात की गई है सर, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द लाइन, कुछ थी नहीं याद आ रहा है सर, ठीक है ना, चलिए लेट मी कम। गोती लोग का मतलब ढूंढ लो सर, ठीक है ना, मतलब दे आर लुकिंग फॉर खलासी सर, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो
हाँ, ये लाइन थी सर, ठीक है ना, समझे, अब याद आया सर, ओके। કિનારે તો સ્થિર અને સલામત હોય, હા, ધ લાઇન વોઝ ધેટ કિનારા તો સ્થિર અને સલામત હોય પણ માણસ એના માટે નથી સર્જાણો સર, ઠીક है ना, समझे। कोस्टल एरियाज और दी सी एरियाज, द एरियाज ऑफ द कोस्ट आर वेरी स्टेबल सर, ठीक है। पर मानस एना माटे નથી સર્જાણો, मतलब इंसान उसके लिए नहीं बना हुआ है सर, ठीक है ना, समझे। अरे खारવો खलासी तो एक है हुआ है, इट्स लाइक कि खलासी उसको कहते हैं कि जे फणीधर नाग जेवा दरियानी हां में उतरे। तो आपने देखा होगा कि नाग जो है सर, ठीक है ना, समझे, वो नाग कैसे फुस करके खड़ा हो जाता है सर, ठीक है। और वी विल सी कि नाग देवता की भी बात की गई यहाँ पे सर, ओके। तो द रियल खलासी इज दैट पर्सन सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, जो एक तरह से नाग के जैसे है ना खड़ा हो जाए समुद्र के सामने सर, है ना, समझ में आया कि नहीं आपको। तो ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि अंग्रेजी में इसके लिए एक निबंध भी था ना सर, ठीक है, कि द साइलेंट सीज डज नॉट मेक अ गुड सेलर, ओके, गेटिंग पॉइंट, ओके। निबंध में आया था यूपीएससी के अंदर सर, ओके, है ना, पिछले साल के ऐसे में भी आ गया था। उसके ऊपर से ही आदित्य भाई ने गाना, अचिंत ने गाना लिख दिया सर, ठीक है, समझे। खैर चलिए, लेट्स गो बैक टू दिस पार्ट, ओके। अचिंत की आदित्य गढ़वी ने गाया है सर, खैर चलिए, लेट्स गो बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो अभी चल रहा है 3-4 दिन से सर, ओके, मतलब बहुत मजा आ गई सर, ठीक है, समझे। चलो, तो कहानी क्या है कि खलासी लोग सर, है ना, तो लेट अस हैशटैग राइट खलासी सर, ओके, देखो लिंकेज हो गई अपने क्लास के अंदर सर। तो वापस आते हैं सर, ठीक है। तो इंडिया हैड फ्री हैंड इनटू दिस ट्रेड, फ्री हैंड इनटू दिस ट्रेड का मतलब ये है कि वी विल सी दैट देयर वाज नो कंपटीशन। देखो हम सब लोग खलासी हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। यू मूव फ्रॉम योर हाउस, यू प्रिपेयर समथिंग एल्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल जॉनर्स ऑफ लाइफ, मतलब यू आर ऑल खलासी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। यू सी अप एंड डाउन, है ना, आप समुद्र में, आप खाली बोट में नहीं हो, मतलब बट यू आर स्टिल सेलिंग सर, ओके, समथिंग एंड स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग इट आउट सर, गेटिंग पॉइंट, ओके सर। खैर तो वी विल सी दैट इंडिया की फ्री ट्रेड की आपको कहानी मिलेगी, बहुत सारे एक्सचेंजेस हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं। साउथ ईस्ट एशिया से हमने बहुत सारी चीजें इंपोर्ट भी की, हमने बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट भी की सर, ठीक है। अब इसमें आपको थोड़ी बहुत कमोडिटीज पता होनी चाहिए सर, है ना, समझे। हमने व्यापार किया खास करके स्वर्ण द्वीप के साथ सर, ओके। तो वहाँ हमारे पास एविडेंसेस है, चोलास ने व्यापार किया था, सतवाहनों ने व्यापार किया था, मैंने आपको बताया सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। फिर उसके बाद नए एरियाज भी निकल के आए। नए एरियाज का मतलब ये है कि सी रूट ऑपरेशनल हो गया था बाय द कुषाण पीरियड सर, ठीक है। तो वहाँ पे इंडियन सेलर्स की बहुत ही डेयरिंग वो थी, जर्नीज हुआ करती थी, इसको मेंशन किया गया है सर, ठीक है। इनफैक्ट ये डेयरिंग जर्नी के बारे में आपको पता होगा, फाहियान ने भी लिखा है सर, ओके। तो फाहियान हु केम टू इंडिया इन द 4th सेंचुरी सर, ओके, एंड व्हेन गोइंग बैक ही फेस्ड अ ह्यूज स्टॉर्म सर, ओके। सो द इश्यू वाज दैट कि वो पानी भर जाता है, और वो पानी भरने के कारण वो जहाज डूब गया होता है, वैसी परिस्थिति हो गई थी। तो डेयरिंग लोग थे सर, है ना, इंडिया के सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो देयर आर मेनी बुक्स एट दैट टाइम सर, ओके, दैट मेंशन्स, है ना। तो एक है कथा सरित सागर करके एक बुक है, बृहत कथा मंजरी करके एक बुक है सर, ठीक है। तो उसमें हम लोग के व्यापार करीबन 100 साल के अंदर, 200 साल में बड़ी मात्रा में बढ़े सर, ठीक है। इनफैक्ट हम चाइना तक चले गए, चाइना के थ्रू हम लैंड रूट से भी कनेक्टेड थे और सी रूट से भी आपको मिलेंगे सर, है ना। तो हमको कहानी दोनों की पता होनी चाहिए। इनफैक्ट साउथ ईस्ट एशिया हम लोग को काफी सारी चीज एक्सपोर्ट कर रहा था, और हम भी साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार कर रहे थे। इनफैक्ट स्पाइसेस जो है ना, ये स्पाइसेस और गोल्ड हमको काफी सारा साउथ ईस्ट एशिया से भी मिला सर, ओके। कारण अगर आप समझने की कोशिश करिए तो इनका नाम ही था स्वर्ण द्वीप सर, ठीक है। एंड पीपल यूज्ड टू गो इनटू दिस लैंड इन द सर्च ऑफ गोल्ड एज वेल सर, ओके। इनफैक्ट रंगून जो है ना, रंगून, है ना, तो रंगून के लिए भी कहते थे कि वहां सोना निकलता था सर, ठीक है। तो मेनी ऑफ द वी विल सी की एडवेंचरस पीपल, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके, दिस टू गो टू द फार ऑफ एरियाज, है ना, समझे। एक्चुअली इंडिया मिडिवल एरा में कॉलोनाइज हो गया, उसके पीछे का कारण है कि हमारे अंदर का जो खलासीपन है ना, वो खलास हो गया सर, ठीक है, समझे। एंशिएंट वर्ल्ड में हम बेसिकली खलासी के जैसे दौड़ा करते थे सर, ठीक है ना। चोलास तक आप देखिए, इंपीरियल चोलास तक, ओके। तो इसके कारण वी विल सी कि विदेशों में खलासीपन आ गया सर, ओके। सो दे वर लाइक कि हम जाएंगे, हम जहाजी बनेंगे सर, ओके। और फिर उसके चक्कर के अंदर अगर आप समझिए तो हम कॉलोनाइज हो गए सर, ठीक है। वरना बाकी तो एंशिएंट इंडिया में तो हम ही थे खलासी, रियल खलासी तो हम ही थे सर, एकदम चैट सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो गोल्ड की बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। चाइना के साथ हमारा व्यापार ठीक ठाक चलेगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो चाइना के साथ पहले लैंड रूट तो था ही, मैंने बताया ना सर, ठीक है। फिर उसके बाद मैरीटाइम रूट भी निकल के आया सर, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम गुड नंबर ऑफ मर्चेंट्स, गुड नंबर ऑफ बुद्धिस्ट मिशनरीज, इंक्लूडिंग द ब्राह्मणिकल मिशनरीज, और वी कैन से वैदिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस, द ट्रेडर्स यूज्ड टू कैरी आउट, ओके ना, इन सब ने हमको ये देखने को मिल रहा है कि व्यापार के अंदर कंट्रीब्यूट किया। मैसूर के आजू बाजू वाले रीजन में हमारे पास एविडेंसेस है सर, ठीक है। और सिल्क का व्यापार बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ता है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। इनफैक्ट ये पूरी की पूरी जो जर्नी हुई थी उसमें श्रीलंका की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस थी सर, ओके। श्रीलंका इसके लिए क्योंकि श्रीलंका वाज द रूट थ्रू व्हिच द इंडियंस यूज्ड टू गो टू द ईस्टर्न वर्ल्ड, ओके ना, समझे। तो हम श्रीलंका से होते हुए, कट मारते हुए वी विल सी कि हम जाते थे ईस्टर्न वर्ल्ड में सर, है ना, यहाँ से, ओके। तो हमारे पास ये कहानी पता होनी चाहिए कि कैसे इनके अंदर से डेवलपमेंट हुआ सर, है ना, समझे। तो इसको ताम्रपानी किंगडम के रूप में भी पहचानते हैं, ताम्रपानी द्वीप के रूप में भी पहचानते हैं सर, ठीक है। तो इन सब की कहानी आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई हाउ द हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी टू द ईस्टर्न वर्ल्ड एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड, ओके ना, took place into this era, and it led to the expansion of culture, it led to the expansion of trade and commerce, it also influenced in both the ways, precisely the western context were more compared to the eastern context, है ना, समझे, हाँ ना। तो हमें we will see कि इसकी लिंकेजेस पता हो जानी चाहिए सर, है ना। चलिए, तो लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट एंड लेट अस कंक्लूड दिस स्टोरी लाइन विद रिस्पेक्ट टू कि कैसे कैसे इनके बीच में लिंकेजेस निकल के आए सर, ओके। तो लिंकेजेस की आपको कहानी समझ में आ गई सर, ओके ना, समझे। पेलेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडो रोमन ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे सर, ओके। जस्टिफाइज प्लीनी स्टेटमेंट दैट रोम वाज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ इट्स गोल्ड बाय इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियन एरा सर, ओके, समझे। तो हम कहां से शुरू करेंगे ऐसे सवालों को अगर लिखना है तो हाउ विल स्टार्ट सर, है ना, समझे, समझे, ओके। विल हैव अ मिक्सचर ऑफ स्लाइड वर्कबुक, इधर उधर का डेटा सर, ओके, समझे। आपको पढ़ने के लिए कंटेंट मिल जाएगा सर, ओके। विल ट्राई टू मेक श्योर कि आपको राइटिंग वाला दे, बट अभी जितना है उसको तो यूज करो सर। खैर चलिए, तो लेट्स सी दिस पार्ट एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ द इंडिया कनेक्टिविटी रोमन्स, ओके। अब देखिए कि रोमन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी जस्टिफाई का सवाल आता है सर, ओके, तो हमें कहानी क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई इसमें फेवर करना है सर, ठीक है ना, ओके। और हम लिखने की शुरुआत करेंगे कि इंडो रोमन ट्रेड और इंडो रोमन कनेक्टिविटी और इंडिया कनेक्टिविटी विद वेस्ट एशिया कैन बी ट्रेस बैक इवन टू दी ग्रीक पीरियड सर, है ना, समझे, ओके। तो पहली चीज हमको यहाँ से लिखनी है कि ग्रीक पीरियड से, ग्रीक कॉन्टेक्स्ट से एस्टैब्लिश हुआ था एलेक्जेंडर के बाद से सर, ठीक है ना। मौर्यन पीरियड में बढ़ के आया सर, है ना, ओके। एंड बाय द पोस्ट मॉडर्न पीरियड गुड नंबर ऑफ फॉरेनर्स स्टार्टेड कमिंग टुवर्ड्स इंडिया व्हिच वर लाइंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ओके ना, समझे। एंड देयर इज एविडेंसेस व्हिच इज highlighted in the Indian text, okay ना, समझे। So Yavanas have been mentioned in all of the Indian texts, including the text of Sangam literature, that is the Tamil literature. This text also mentions, जैसे संस्कृत लिटरेचर की टेक्स्ट आपको देखने को मिलती है, पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखा गया, उसमें भी यवनों की कहानी मिलेगी सर, ठीक है ना, ओके। थर्ड, you can give out the source of Periplus of the Erythraean Sea सर, ओके ना, समझे, which talks about the context of India with West Asia and how the trade were taking place, है ना, ओके। तो हम ये इस तरह से लिखेंगे कि भाई 3-4 सोर्सेस है जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि इंडो रोमन कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश, क्योंकि ये तो पहले 30 मार्कर में पूछा था तो मसाला अच्छा खासा मिल जाता सोर्सेस को एस्टैब्लिश करने के लिए सर, है ना, ओके। अब बेस्ड ऑन दी हम ये क्यों प्लिनी को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो हमको कुछ तो बताना पड़ेगा सर, ठीक है, समझे। तो हमारे पास ऐसे तो एविडेंस है नहीं कि हजारों लाखों की क्वांटिटी में गोल्ड कॉइन्स रोमन मिल गए हो यहाँ पे, तो हम जस्टिफाई कर दे कि देखो 1 लाख दिनार मिला है, तो हम कहेंगे कि देखो प्लिनी सही था सर, ओके। तो प्लिनी को सही ठहराने के लिए हमको ऑथर्स को कोट करना पड़ेगा सर, है ना, ओके। कहने की बात ये है, और हमें ऑथर्स के द्वारा या कुछ जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उसको कोट करना पड़ेगा सर, समझे, ओके। तो यू कैन हाईलाइट द केस ऑफ ऑगस्टस, टिबरस ऑगस्टस और फिर जूलियस सीजर के आगे पीछे के पीरियड के अंदर से हमारे पास एविडेंसेस है सर, ठीक है। तो वी विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ से डेवलपमेंट होने की
शुरुआत हुई एंड वी विल सी दैट द रोमन एम्पायर का जैसे एक्सपेंशन उसमें पेरिप्लस गिव अस सो मेनी इन्फॉर्मेशन सर, ओके ना समझे। एंड पेरिप्लस गिव्स अबाउट द नेचर ऑफ ट्रेड, द क्वांटिटी ऑफ ट्रेड, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पोर्ट्स दैट वर लोकेटेड सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड साइमल्टेनियसली वी आल्सो कम टू नो अबाउट द इंपैक्ट ऑफ ट्रेड विद द रोमन्स इन इंडिया सर, ठीक है ना। तो उसको आपने जस्टिफाई कर दिया। हमारे पास एविडेंसेस में और क्या है पेरिप्लस, पेरिप्लस को कोट करके एक लाइन में पेरिप्लस का डेटा लिख दीजिएगा सर, ओके। तीसरे लाइन में हम लोग लिख सकते हैं दैट इज द फाइंडिंग ऑफ रोमन कॉइन्स इन इंडिया सर, ठीक है समझे। अब वी डू नॉट से दैट वी हैव लार्ज एंड लैक्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ रोमन कॉइन्स, ओके, बट देयर आर अराउंड 100 प्लस साइट्स व्हिच आर लोकेटेड इन इंडिया बिलोंगिंग टू द रोमन कॉइन्स, ओके ना समझे, डेडिकेटेड टू द किंग ऑगस्टस, है ना। तो ऑगस्टस करके एम्पायर जो राजा हुआ करता था उनके समय पे। एंड दिस सिग्निफाइज कि अगर 100 से अधिक प्रकार की साइट्स मिली हमको तो कितने सारे कॉन्टेक्ट्स हुए होंगे सर, गेटिंग पॉइंट, समझे नहीं समझे। दे हैव फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, they have found in the southern part of the country and somewhat in the northern part of the country as well, sir. Getting about, okay. One of the reasons that the Roman coins were less found in North India is because of the Kushan remelting and counter striking it, okay, something. And but there is evidences of bullion, huge quantity of bullion that was being drained towards India, sir. Getting about, okay. The issue with respect to this trade and commerce is that India used to export huge quantity of materials and resources towards the west, okay. फिर आप उसमें कॉन्टेक्स्ट में लिख दोगे सर, ओके ना, समथिंग गेटिंग अबाउट। सो वी हैव गॉट एविडेंसेस ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू रोम, हमने कौन सी वस्तुओं को एक्सपोर्ट किया था, तो उसमें स्पाइसेस को लिख सकते हो, मस्लिन को लिख सकते हो, आइवरी को लिख सकते हो, पर्ल्स को लिख सकते हो सर, ठीक है गेटिंग अबाउट, ओके। और इन सब के कारण वी विल सी द रोल इंक्रीज्ड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ बुलियन टुवर्ड्स इंडिया। फ्लो ऑफ बुलियन क्योंकि द रोमन्स यूज्ड टू इंपोर्ट आउट वाइन्स, दे यूज्ड टू इंपोर्ट आउट द पॉटरी, देयर वाज डिफरेंट पॉटरी, रूलेट वेयर पॉटरी थी, फिर एम्फोर वेयर पॉटरी हुआ करती थी सर, ठीक है गेटिंग अबाउट, ओके। तो वी विल सी कि ऑल ऑफ दिस वर आल्सो मेड पार्ट ऑफ इट सर, समथिंग गेटिंग अबाउट, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि उसको भी इन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की थी सर, समझे। तो आप 3-4 पॉइंट्स इसके अंदर से हाइलाइट कर दोगे सर, समथिंग। इसमें अल्टीमेटली लिखोगे द बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, है ना, गेटिंग पॉइंट। द बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड बिकॉज़ इट वाज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया तो गुड नंबर ऑफ ड्रेन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स टुक प्लेस टुवर्ड्स इंडिया, और ये सबका सब बेसिकली टुवर्ड्स इंडिया हुआ। तो दिस लेड टू द डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड प्लिनी वाज कंसीडरेबली समवट राइट। बट उसके बाद फिर कंक्लूड क्या करेंगे सर, ओके, समझे कि रोम नो डाउट वाज ड्रेनिंग द गोल्ड कॉइन्स और द मॉनेटरी कॉइन्स ऑफ द रोमन एरा टुवर्ड्स इंडिया। देयर आर मेनी ऑथर्स हु कंटेस्ट दैट द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड was not that much, okay, because the trade was also taking place with respect to the barter system as well, sir, okay. The Romans used to import luxury goods towards India, है ना, and because the imports of the luxury goods were done, so it was exchanged in somewhat way as well, okay, getting upon, okay. Somehow only a handful of authors support this argument that the Roman gold coins being drained towards India eventually led to the downfall of the modern empire, sir, ठीक है, the Roman empire। एक्चुअली इसमें एक डिबेट यही निकल के आई कि रोमन एम्पायर का पतन भारत के कारण हुआ था, है ना। तो प्लिनी को कोट किया ना वेस्टर्न ऑथर्स ने, तो लोगों को लगा कि भाई रोमन एम्पायर का जो डिक्लाइन हुआ ना उसके पीछे एक कारण इंडिया है सर, ठीक है। तो हम इसके साथ वो लिंकेज कर देंगे सर, ओके, कि भाई प्लिनी ने ये बताया है कि भाई रोमन एम्पायर की जो स्टोरी है, ये रोमन एम्पायर के लॉन्ग टर्म में जो डाउनफॉल हुआ वो प्लिनी के स्टेटमेंट आधारित बोल दिया और इसमें भारत रिस्पांसिबल था, ठीक है, ओके। बट देन देयर वर अदर रीजंस एज वेल सर, ओके ना। तो इसमें आपको सैकड़ों रीजंस मिलेंगे, इनके इंटरनल रीजंस आपको मिल जाते हैं सर, ओके। बट या हम अल्टीमेटली कंक्लूड करेंगे कि द ड्रेनेज ऑफ बुलियन टुवर्ड्स रोम फ्रॉम रोम टुवर्ड्स इंडिया कंटिन्यूड even in the later era of the Guptas, okay, and this continuity was seen even in the Eastern Roman Empire, that is the Byzantine Empire. It somehow came to an end with the downfall of the Byzantine Empire by the 5th and 6th centuries, okay। तो प्लिनी को फिर हमने जस्टिफाई करते हुए उसको कंक्लूजन में लेके गए और हमने कहा कि भाई जो गुप्ता पीरियड है खास करके, है ना, तो इस दौर के अंदर भी हमारे पास एविडेंसेस है कि रोमन ट्रेड हो रहा था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, उसको बाइजेंटाइन एम्पायर कहते हैं सर, ठीक है। उसके डिक्लाइन के बाद गोल्ड जो है, बुलियन का जो फ्लो है वो इंडिया में कम हुआ सर, उससे वहां से फ्यूडलिज्म की थियरी हम कहते हैं सर, ठीक है। तो आर शर्मा फिर बीच में आ जाएंगे और कहेंगे कि भैया लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बंद हो गया सर, है ना, समझे, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चला सर, है ना, समझे। एंड इसके कारण फिर देखो भारत में साम्राज्यवादी प्रक्रिया हुई क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस इंडिया को चला रहा था सर, ओके। उनका ये मानना था कि इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड दैट सस्टेन द इंडियन इकोनॉमी सर, ठीक है। और ये जो रोम और ईस्टर्न रोमन एम्पायर से जो व्यापार हो रहा था उसने इंडिया की इकोनॉमी का ग्रो करवाया था सर, ठीक है। तो इन दोनों के साथ हम लोग लिंक अप कर देंगे सर, समझ में आया कि नहीं आपको। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, है ना, कि हाउ दे आर लिंकेजेस। तो आपने कंक्लूड कर दिया। तो हमारे पास इनफ एविडेंसेस है, इसमें आप पढ़ोगे सर स्लाइड्स के अंदर से, तो जैसे रूलेट वेयर आपको पॉटर देखने को मिलती है सर, ओके। अभी विल सी कि एम्फोर वेयर आपको पॉटर दिखेगी सर, है ना, ये रोमन्स की सर, तो ये सब कुछ आप इसके अंदर से हाईलाइट कर सकते हो और उसके साथ लिखेंगे कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी इसके अंदर सर, ठीक है। और स्पाइसेस का खास करके मेंशन लिखोगे। एक्चुअली इंडिया की मुस्लिम और स्पाइसेस सर, है ना, समझे। तो दिस आर द टू मेन कमोडिटीज जो सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा था इंडिया की ग्रोथ के लिए सर, ठीक है, समझे। तो बाकी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आपको मिलेगी एंड वी विल सी कि इसके थ्रू हमारा व्यापार बढ़ा। देखिए इसमें एक और पॉइंट आता है वो रोल ऑफ गिल्ड्स, ओके, समझे, मतलब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा इकोनॉमिक एक्सचेंज को सर, ठीक है। अब व्हाट इज दिस रोल ऑफ गिल्ड्स ऑल अबाउट सर, है ना, थोड़ी सी बातें कर देते हैं सर। तो एक सवाल आपको गिल्ड्स के ऊपर आ चुका है सर, ठीक है, समझे। सो दे हैड ऑलरेडी आस्क्ड यू क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू रोल ऑफ गिल्ड्स, देखिए कंपैरेटिव स्कूल से डीटीएस कुशान कौन से सर, ओके, गांधार आर्ट के ऊपर आया है, इंडो रोमन ट्रेड हिपेलस के ऊपर आ गया है, और कौन सा आया है सर, ठीक है, डार्क पीरियड। अब आप लिख सकते हो डार्क पीरियड में सर, ओके, इतना व्यापार हो रहा है, प्लिनी खुद बोल रहा है कि मैं टूट गया सर, नगरी ओके। हां, तो उसको क्या हम डार्क पीरियड कहेंगे सर, जब विदेशी आके कह रहा है कि मैं टूट गया इंडिया के कारण, तो इंडिया की भव्यता थी ना ये तो सर, ओके। इंडिया वाज काइंड ऑफ अ स्टेट जो हम कहेंगे कि भी डेवलप था सर, समझ में, तब इतने सारे लोग आ रहे थे ना। ये पेरिप्लस वेरिप्लस के अंदर कितनी सारी चीजें लिखी गई है सर, समझ में आया कि नहीं आपको। ये पेरिप्लस की ओरिजिनल कॉपी तो शायद इंग्लैंड में या कहीं पर रखी गई यूरोप में सर, ओके। उपिंदर मैन की बुक में भी उनके बारे में बॉक्स दिया हुआ है पेरिप्लस के ऊपर कि दिस बुक हैज बीन केप्ट एट सम म्यूजियम सर, ओके, समझे। समझे। खैर, तो एक्चुअली पेरिप्लस में भी यही है कि पेरिप्लस ओरिजिनली जो है वो सर्वाइव नहीं कर रही थी। पेरिप्लस का एक सेकेंडरी सोर्स निकल गया है, जैसे मेगास्थनीज के साथ हुआ ना सर, ओके। तो पेरिप्लस ओरिजिनल तो गायब हो गई है, उसकी फ्रेगमेंट्स के ऊपर से क्या कह सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई थी सर, ठीक है। सो देयर वाज मैन्युस्क्रिप्ट रिटन डाउन सर, ओके। सो दैट वाज बीइंग दैट इज बीइंग प्रिजर्व्ड, ओके ना, जस्ट लाइक मेगास्थनीज, ओके। इंडिका के साथ जो हुआ वैसी कहानी हम लोग ये लिखेंगे सर, ओके। बट दिस बुक गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट information about the Indo-Roman trade, and this would have acted as one of the I would say handbooks for the traders who used to like convert the information। उस टाइम पे गूगल मैप तो था नहीं, बोले खोल खोल, बोले कौन सा इंडिया में, बोले पेज नंबर 40 पे लिखा है, बोले आगे जाके राइट टर्न मारने का, बोले उधर नहीं जाने का, वहां मछुआरे हैं वो पकड़ लेते हैं, आगे थोड़ा लेफ्ट मारने का सर, ठीक है, समझे। वो लाल बटन दब दिख रहा है, हाँ, बोले वो नहीं दबाने का सर, वो तो दबा दिया सर, समझे। वो कौन सा पिक्चर है, धमाल पिक्चर सर, ओके। तो विल सी धमाल पिक्चर में ना वो लाल बटन खींचने का, लाल बटन दबाने की कहानी आपको मिलती है सर। खैर चलिए, तो होपफुली पिक्चर क्लियर हो गया। थोड़ा गिल्ड्स के बारे में चर्चा कर देते हैं कि व्हाट हैज बीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द गिल्ड्स इन इंडियन हिस्ट्री सर, ओके। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देन वी कैन स्टार्ट वन मोर टाइम सर, ओके।
गिल्ड्स के ऊपर पहले चर्चा की थी, पर इस पीरियड में फिर से थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि गिल्ड्स का इमर्जेंस होगा। देखो गुप्ता पीरियड तक आ जाते गिल्ड्स है ना, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे, इंक्लूडिंग द आर्म्ड फोर्सेस, है ना। वो कालचूरी इंस्क्रिप्शन मिलता है गुप्ता पीरियड में, जिसमें श्रेणी बल की बात की गई। सो देयर इज अ मेंशन ऑफ श्रेणी बल, है ना, समझे। श्रेणी बल इज अ टर्म व्हिच इज प्रिसाइजली यूज्ड फॉर द गिल्ड्स एट द टाइम वेयर दे हैड मिलिशिया काइंड ऑफ अ सिस्टम फॉर देम। खैर इट्स स्टिल डिबेटेबल सर, वो भी डिबेटेबल है, बट देयर वाज एविडेंस ऑफ मिलिशिया एज़ वेल सर। खैर चलिए, ओके ना, मैं मिलता हूं अभी आपको 5 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर थोड़ा फ्रेशन होकर शुरू करते हैं सर, ठीक है। हेल्थ तो ठीक है सर, मैं सब काम करता रहता हूं। जी सर। सॉरी माय बैड सर, ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो अपन कहाँ थे? वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रोल ऑफ द गिल्ड्स एंड वी वर ओवरऑल कॉम्प्रिहेंडिंग थिंग्स अराउंड कि कैसे गिल्ड्स का डेवलपमेंट हुआ विद रेफरेंस टू द पोस्ट मौर्यन वर्ल्ड सर, ठीक है समझे। तो अब देखिए कि व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ द गिल्ड्स, हम लोग जब गिल्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि गिल्ड्स के कार्यकाल के समय पे इनकी क्या कहानी है और गिल्ड्स कैसे कार्य कर रहे हैं सर, ठीक है समझे। तो ओवरऑल हमने आपको बताया था कि गिल्ड्स हैड ऑलरेडी इवॉल्वड बाय दैट टाइम सर, ठीक है। ऐसा तो नहीं था कि कल के ही उभर के आए हुए छोटे लोग थे सर, ठीक है। एंड ओवरऑल सिचुएशन हमें ये देखने को मिली कि गिल्ड्स का जो इमर्जेंस हो चुका था, दे कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस फॉरेन ट्रेड सर, ओके। ये जो उत्तर पथ से दक्षिण पथ के ऊपर जो हमारा व्यापार हुआ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार हुआ, राइट सर, ठीक है समझे। ये हमारे व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी कम टू नो अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद रिस्पेक्ट टू द रोमन्स एज़ वेल सर, ओके। तो वो सब ऐसे थोड़ी हो गया सर, ओके। दिस इज एन आउटकम ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना सर, ओके। दिस इज आल्सो एन आउटकम ऑफ द गिल्ड्स दैट वर इमर्जिंग एट दैट टाइम सर, ओके। तो गिल्ड्स कंट्रीब्यूटेड इन ह्यूज नंबर्स, ओके ना, समझे। एंड दे अराउज आउट ऑफ समथिंग वी सी दैट इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज दैट वर टेकिंग प्लेस, ओके। अब देखिए कि गिल्ड्स के अंदर अब एक्सपेंशन हो रहा है दो प्रकार से, नए प्रकार के गिल्ड्स बनेंगे सर, ठीक है, ओके। सो न्यू फॉर्म्स ऑफ गिल्ड्स विल बी मेड, ओके। साइमल्टेनियसली वी विल आल्सो सी कि गिल्ड्स के अंदर अब स्टैंडर्डाइजेशन आने की भी शुरुआत होगी सर, समझे। तीसरी कहानी वी विल आल्सो सी कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली गिल्ड्स के अंदर की जो वैरायटी है वो बढ़ जाती है, मतलब वी विल फाइंड कि गुड नंबर ऑफ प्रोफेशंस हैज इमर्ज्ड एट दैट टाइम सर, ओके। तो जितने भी क्राफ्ट के प्रोफेशंस थे उसमें कहीं ना कहीं वी विल सी कि गिल्ड्स बनेंगे सर, ओके। तीसरी कहानी हम इसके अंदर से ये भी लिख सकते हैं कि ये गिल्ड्स अलग-अलग सेंटर्स में बनते हैं सर, है ना, कहीं ओके। तो हमारे पास नासिक में इंस्क्रिप्शन है, कान्हेरी में इंस्क्रिप्शन है, सांची में इंस्क्रिप्शन है, मथुरा में इंस्क्रिप्शंस अवेलेबल है सर, ठीक है। दिस आर डिफरेंट सेंटर्स वेयर वी विल कम टू नो द गिल्ड्स कम्स इनटू द पिक्चर सर, कहीं ओके। द गिल्ड्स आर आल्सो बीन मेंशन्ड इनटू द केव इंस्क्रिप्शंस एंड दे आर आल्सो मेंशन्ड आल्सो इन द पार्ट ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशंस एज़ वेल सर, ओके। सो द लिटरेरी ट्रेडिशंस आल्सो इंक्लूडेड द महायाना बुक्स, ओके सर, देखिए समझे। महायानी ट्रेडिशंस के अंदर आपको ललित विस्तार करके बुक देखने को मिलेगी, मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था सर, ठीक है। उसमें गिल्ड्स और प्रोफेशंस के बारे में मेंशन किया गया है, या महावस्तु करके एक किताब आपको देखने को मिलती है, उसके अंदर आपको मिलेगा एंड गुड नंबर ऑफ प्रोफेशंस आर हाइलाइटेड। इवन द संगम लिटरेचर आल्सो टॉक्स अबाउट देम सर, गेटिंग ओके। तो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ द गिल्ड्स एट दैट टाइम देयर आर गुड नंबर ऑफ सोर्सेज अवेलेबल। द सोर्सेज इंक्लूडेड द लिटरेरी ट्रेडिशंस एट दैट टाइम एंड द आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशंस एज़ वेल सर, ठीक है समझे। तो हमें दोनों की कहानी इसके अंदर से पता चलती है। आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशंस इंक्लूडेड द इंस्क्रिप्शंस, दिस इंस्क्रिप्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ द केव आर्किटेक्चर एंड द अदर लोकेशंस वेयर द गिल्ड्स आर बीन मेंशन्ड, ओके समझे। तो यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ कार्ले, कान्हेरी, नासिक, जुन्नार केव्स है ना, सैकड़ों गुफाओं के अंदर से ये गिल्ड्स के बारे में लिखा गया है, वेयर दे हैव कंट्रीब्यूटेड। यू कैन आल्सो गिव इंस्क्रिप्शंस वेयर स्पेसिफिक इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड एट अ प्लेस, ओके समझे। जैसे मथुरा के अंदर हमारे पास एविडेंसेस है, सांची में एविडेंसेस है, भरौत में एविडेंसेस है सर, ठीक है समझे। वेयर वी विल कम टू नो कि डोनेटिव इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड, डोनेटिव इंस्क्रिप्शन आर आल्सो मेंशनिंग अबाउट द गिल्ड्स डेवलपमेंट एट दैट टाइम सर, गेटिंग ओके। तो गिल्ड्स के डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। अब गिल्ड्स में क्या होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है। दिस इज अ पीरियड वेयर गिल्ड्स इवॉल्वड इन लार्ज नंबर्स। उसके पीछे का कारण क्या था सर, ओके। तो मर्चेंट गिल्ड्स की इवोल्यूशन के पीछे का कारण है प्रोफेशन या जो ऑक्यूपेशन है उसमें हेरिडिटरी आना, और हेरिडिटरी निकल के आई थी विद रिस्पेक्ट टू द वर्ण ऑर्डर सर, ठीक है समझे, विद रिस्पेक्ट टू सोशल ऑर्डर सर, ठीक है। बिकॉज़ द फ्लेक्सिबिलिटी वाज लेस इन चूजिंग अदर प्रोफेशंस, ओके, गेटिंग ओके। एंड रिजिडिटी हैड कम इनटू द पिक्चर सर, ओके। सो जनरेशन बाय जनरेशंस, है ना समझे, द मर्चेंट्स यूज्ड टू प्रैक्टिस अ स्पेसिफिक ट्रेड। उनका एक स्पेसिफिक ट्रेड था सर कि भाई हम ये बनाएंगे, या एक आर्टिजन का क्लास था जो विशेष प्रकार की वस्तु बनाएगा सर, गेटिंग ओके। ये हेरिडिटरी प्रिंसिपल के कारण क्या हुआ कि ओवरऑल एफिशिएंसी आपकी बढ़ती है सर, ओके। क्यों बढ़ती है? क्योंकि बाप के बाद बेटा, उसके बाद उसका पोता, उसकी नेक्स्ट जनरेशन, सबके सब बेसिकली एक ही प्रकार का ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि दे विल हैव अ काइंड ऑफ एन एक्सपर्टीज इनटू पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट और आर्टिजन एस्पेक्ट सर, ठीक है, गेटिंग ओके। तो इसमें हुआ क्या कि इसके कारण जो अलग-अलग प्रकार के ट्रेड क्राफ्ट है वो बन के आए। ये ट्रेड क्राफ्ट में अपनी स्पेशलाइजेशन थी। ये स्पेशलाइजेशन में फिर गिल्ड्स बन के आए सर, ठीक है। सो दे हैव बीन मेंशन्ड इनटू इंस्क्रिप्शंस, दे हैव बीन मेंशन्ड इनटू बुद्धिस्ट लिटरेचर, दे हैव बीन मेंशन्ड इनटू ब्राह्मणिकल
लिटरेचर सर, ठीक है ना, समझ गए। तो इवन पतंजलि मेंशन्स अबाउट देम, दे विल मेंशन इन द संगम लिटरेचर एज वेल। तो ऐसा नहीं है कि ये जो गिल्ड्स थे, जो क्राफ्ट एंड गिल्ड्स थे, वो खाली स्पेसिफिक एरिया में ही एग्जिस्ट करते थे, एंड दे यूज्ड टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री सर, गेटिंग अबाउट। तो इनके बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं सर, है ना, समझे। गिल्ड्स की एक्टिविटीज इसके बाद बढ़ जाती है सर, है ना। एक्टिविटीज बढ़ने का मतलब है कि नाउ दे आर इनटू डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स, ओके। बुद्धिस्ट लिटरेचर में खास करके जातक जो है ना, जातक जातक टॉक्स अबाउट different different guilds working into specific genre. This included the सुवर्णकार, है ना, सुवर्णकार और दी गोल्डस्मिथ, ओके। देयर विल बी पेंटर, चित्रकार सर, है ना। देयर विल बी लोहाकार, मतलब जो लोहे का काम या बेसिकली, है ना, आयरन स्मिथ का काम कर रहे होंगे सर, गेटिंग, ओके। तो इससे हमको ये पता चलता है सर, ओके, समझ में आया कि नहीं आपको। तो इससे वी विल फाइंड कि अलग अलग प्रकार के कार्य हो रहे थे भारत के अलग अलग विस्तार के अंदर सर, गेटिंग, ओके। ये गिल्ड्स जैसे जैसे बन के आए, जिनकी जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, दे स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग टू द आर्ट एंड कल्चर एज वेल सर, गेटिंग। So guilds emerged out as the financing and the commerce increased and as out of a necessity. They acted as a commercial convention and custom as well, custodian of both the things. The reason is that कि इनके द्वारा जो इकोनॉमिक एक्सचेंजेस बढ़ाए गए सर, है ना, समझे, वो ग्रेजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चल रहा है कि इनके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन आया। इन्होंने वस्तुओं का निर्माण करने की जो प्रक्रिया थी उसमें भी स्टैंडर्डाइजेशन किया, किसको बेचना है उसमें भी स्टैंडर्डाइजेशन किया, कितने दाम में बेचना है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके ऊपर भी स्टैंडर्डाइजेशन किया सर, ठीक है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि इनके ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट भी बढ़ गया। तीसरी कहानी, बिकॉज दे ऑल्सो इन्वॉल्व इनटू इकोनॉमिक एक्सचेंजेस, दे ऑल्सो एक्टेड एज मॉडर्न बैंक्स एंड दे यूज्ड टू इशू देयर ओन कॉइन्स। हमको ये पता चल रहा है कि ये अपने खुद के कॉइन्स भी इशू करते थे। सो दिस इज हाउ दे इमर्ज एज अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बाय दिस एरा, जो पहले नहीं होते थे। श्रेणीज व्हिच वर एक्चुअली द टर्म व्हिच वाज यूज्ड फॉर दिस गिल्ड्स, they never used to acted in the form of banks, but now they are acting in the form of banks, okay, getting okay। और ये जितने भी श्रेणीज थे, ये पब्लिक का पैसा जमा भी करते थे, ये पैसे को डिपॉजिट करने का भी काम करते थे, किसी गिल्ड के मेंबर को पैसा चाहिए तो उसको उधार भी दे देते थे सर, ठीक है ना, लेंडिंग ऑफ मनी, है ना। तो क्रेडिटिंग, लेंडिंग ऑफ मनी, बोथ ऑफ देम। लेंडिंग वाज परमिटेड एज अ पार्ट ऑफ द स्मृति, है ना, अगर आपको पता होगा, उसी ट्रेडिशन जो है भारत के अंदर, वो पारंपरिक रूप से उसका निषेध नहीं किया गया था। याज्ञवल्क्य, मानु, ये जितने भी ऑथर्स स्मृति साहित्य लिखते हैं धर्मशास्त्र के अंदर, उन्होंने कहा था कि उसको स्टैंडर्डाइज कर दो सर, गेटिंग ओके। इनफैक्ट याज्ञवल्क्य एंड मनु, in the Brahminical traditions you can highlight the Smriti authors or the Smriti literature mentions about how to standardize the guild and what should be the state control over guild, getting okay। And that is one of the reasons we will see कि they say that the guilds should be monetized by the state, or they should be kind of a monetary monetary नहीं, एक प्रकार का supervisory role होना चाहिए state का, getting okay। The guilds also had some kind of judicial power, so if someone does anything wrong there is every possibility that the guilds might punish the members as well, getting okay। So the king will always have the right to interfere into the guild, okay, provided if the guild is not following the state agenda and the state orders, getting okay। The guilds also had the power over the members, जैसे मैंने आपको बताया सर, getting okay। And the state always used to make sure that these guilds were controlled by them। Actually हुआ क्या कि पोस्ट मॉडर्न एरा तक गिल्ड्स अभी भी स्टेट के साथ कंट्रोल में थे। जैसे एक धर्मशास्त्र में लिखा गया है कि गिल्ड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करना है राजा की अनुमति के बिना। By the Gupta period there is an evidence of migration of guilds taking place without the permission of the king। तो राजा को तो पता भी नहीं चला कि गिल्ड कहाँ चला गया, बोले यहाँ वो 100 कुम्हार लोग बैठा था, कहाँ गया, बोले तो गया, बोले किधर गया, बोले वो कट गया सर, ठीक है, गेटिंग ओके। तो वी विल सी दैट उनकी कंडीशंस खराब हो गई थी, उनकी इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रही थी, इसके कारण आपको ये सब चीजें मिलती हैं सर। खैर, तो गिल्ड्स ने बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में काम किया है। इन्होंने, आप समझने की कोशिश करोगे तो वी विल सी कि जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में काम किया है, मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन के रूप में काम किया है, और अलग अलग प्रकार की प्रोफेशंस इसके साथ जुड़ती है सर, ठीक है ना, समझे। ये गिल्ड्स भी अलग अलग वैरायटी का काम करेगी सर, गेटिंग ओके। सो कुछ गिल्ड्स ऐसी थी जो सार्थवाह या सारथीज के रूप में काम करती थी, दे वर मोबाइल गिल्ड्स, ओके, समझे। बिकॉज़ दिस इज एन एरा ऑफ वी कैन से मोबिलिटी वेयर गुड नंबर ऑफ माइग्रेशन इज टेकिंग प्लेस, ओके, वेयर ट्रेड एंड कॉमर्स इज एक्सपांडिंग। तो गिल्ड्स वर गिवन द अथॉरिटी कि भाई तुम एक प्रकार का इसका भी व्यापार कर सकते हो सर, गेटिंग ओके। तो ये सार्थवाह या सारथीज को चलाते थे सर, है ना, समझे। या सामान्य रूप से कभी गिल्ड के अंदर डिस्कशंस हो रहे थे सर, गेटिंग ओके, या वी विल सी कि संघर्ष हो रही थी तो उसमें प्रमुख करके एक इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, या जेठक कहते थे उसको, जो सबसे ज्येष्ठ होता था, सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर था, वो गिल्ड के मेंबर्स को बेसिकली डिस्प्यूट सेटलमेंट के अंदर हेल्प करता था कि भाई तुम लड़ो मत, है ना, तुमको शांति से डील करेंगे सर, गेटिंग ओके। सो देयर आर मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल, है ना। मिलिंद पन्हो टॉक्स अबाउट 60 टाइप्स ऑफ क्राफ्ट एट दैट टाइम्स, ओके। ललित विस्तारा, मिलिंद पन्हो, महावस्तु, अंग विजय सर, ठीक है, गेटिंग ओके। तो वी विल सी सारथी और सार्थवाह वर एक्चुअली द लीडर ऑफ द गिल्ड्स। दे वर मोबाइल गिल्ड्स। मोबाइल गिल्ड्स का मतलब ये था कि ये कारवा ट्रेडिंग करते थे एक जगह से दूसरी जगह सर, ओके। गिल्ड्स में दो प्रकार के वो थे, एक तो थे सेठीज, है ना, गेटिंग ओके। सेठी वर द गिल्ड leaders who were stable at a particular region, sir, okay। But Saratvaha were also the guild leaders, but they were guild leaders who were involved into karwa trading, है ना। They were used for karwa trading from destination A to destination B। कि अगर एक जगह से दूसरी जगह कोई गिल्ड का सामान को लेके जाना, कौन लेके जाएगा, रास्ते में तो सटासटी हो जाएगी सर, ठीक है। So they used to have this kind of Saratvaha kind of a technique, provided a Brahmin will be leading over them, सर, ठीक है ना, समझे। क्योंकि ब्रह्म हत्या was one of the biggest scenes at that time। नॉर्मली ये लोग क्या करते थे कि व्यापारी लोग आगे ब्राह्मण को लेके चलते थे सर, ठीक है। तो आज रास्ते में कोई चोर लुटेरा डाकू आ गया ना, तो आगे वो तुरंत ही पंडित जी खड़े हो जाएंगे सर, ठीक है। बोले ब्रह्म हत्या लगेगी तुम्हारे ऊपर सर, ठीक है, समझे, हाथ में लगाना इसको सर, मेरे लोग सर, गेटिंग ओके। तो जो भी लुटेरा है या डाकू है उसको डर लग जाता था कि यार ये तो दिस इज गोइंग रॉन्ग सर, समझे। सो दिस वाज एक्चुअली बीइंग यूज्ड इवन इन द मिडिवल एरा एज वेल सर, ठीक है। सो ये ग्रुप में चलते थे, ग्रुप में चलने के साथ साथ अगर आप समझने की कोशिश करिए तो दे आल्सो हैड दिस काइंड ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस व्हिच वर गोइंग ऑन सर, ठीक है, गेटिंग ओके। क्योंकि वर्ण हायरार्की थी। आप देखिए इसके बारे में मिडिवल इंडिया में भी बात की गई है। इन द मिडिवल एरा देयर वाज दिस I would say Turkish guy. He was a Turkish naval official whose boat had sank in the Arabian Sea, and he drifted towards India. So when he came to the court of Gujarat, later on he was sent to Humayun's court. तो हुमायूं के कोर्ट में 1540 की कहानी, 1555 के आसपास की घटना है। और फिर ये गुजरात से जब दिल्ली जा रहा था तब वी विल सी कि ये ब्राह्मण को लेके, उसने अपनी किताब में लिखा है कि मेरे को गुजरात के राजा ने ब्राह्मण की टुकड़ी दी, कहा कि इनको आजू बाजू में रखना तुम्हारे, तुम फिर उसके बाद जाना, क्योंकि रास्ते में कोई वी विल सी कि बॉम्ब करेगा तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी सर, गेटिंग ओके, कि ये बच सकते हैं आप लोग सर। खैर, तो ये तो ग्रुप में काम करते थे सार्थवाह के रूप में, है ना, गेटिंग ओके। तो इनके अंदर बहुत सारे आपको ट्रेडिशंस मिलते हैं। देखो ट्रेडिशंस क्या है सर, ओके। तो आपको जातक कथाओं में कूल शब्द बहुत देखने को मिलता है। कूल इज एक्चुअली द वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर द फैमिली सर, ओके। जैसे एक व्यक्ति के लिए लिखा गया कुंभार कुल, है ना। कुंभार कुल का मतलब सर है, मतलब क्या है सर, कि उसकी फैमिली कुंभारों के साथ जुड़ी हुई है सर, गेटिंग ओके। या सेठी कुल, सेठी कुल मतलब वो श्रेणी सेठ के साथ या काइंड ऑफ गिल्ड के साथ जुड़ा हुआ है सर, गेटिंग ओके। वी हैव गॉट एविडेंसेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट करास, है ना। करस आर द काइंड ऑफ वर्कर्स और आर्टिजन्स, ओके ना। तो सुवर्णकार, है ना, कमार सर, है ना, मणिकार सर, है ना, गधिकार या गधिका के रूप में आपको मिलेगा सर, ठीक है। ये जितने भी आर्टिजन्स थे इनमें लोगों ने ही गिल्ड बनाया है। तो गिल्ड वाज मेड बाय देम ओनली सर, ओके। तो दिस आर द इंस्क्रिप्शंस व्हिच हैव बीन मेंशन्ड एंड दिस आर द कम्युनिटीज और ऑक्यूपेशंस दैट वर मेंशन्ड। दिस ऑक्यूपेशंस वर हेरिडिटरी इन नेचर, एंड बिकॉज़ दे वर हेरिडिटरी इन नेचर तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम द ट्रेड एक्सपर्टाइज टुक प्लेस, गेटिंग ओके। ट्रेड का एक्सपर्टाइज निकल के आता है ना सर, ओके। आप देखिए कि आप कुछ दुकानों में जाओगे ना तो जनरेशन बाय जनरेशन एक ही प्रकार
आगे फैमिली जो चला रही होती है और उनका कुछ सीक्रेट मसाला होता है सर, वो ट्रेड एक्सपर्टीज के रूप में, है ना, उनका ट्रेड होता है, वो किसी को शेयर नहीं करते सर, बोलते ये हमारे फैमिली का है सर, ये नहीं पता चलेगा तुम्हें सर, बाकी सब तुमको जो भी सीखना सीख जाओ सर, ओके। तो वी सी दैट वही चीज आपको यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि एक जनरेशन बाय जनरेशन ऑक्यूपेशनल हायरार्की आपको निकल के आती है सर, ओके। तो वी हैव अ गुड नंबर ऑफ artisans coming into the picture sir, okay. These artisans were actually based in different parts of the country and they were all involved into some kind of economic and cultural activities actually। अब देखिए पोस्ट मॉडर्न एरा में कल्चरल एक्टिविटी का डेवलपमेंट हुआ, केव्स का डेवलपमेंट हुआ, स्कल्पचर्स का डेवलपमेंट हुआ, उसमें किंग मतलब कोर्ट आर्ट के साथ साथ लोकल आर्ट का भी अपना इंपॉर्टेंस है सर, गेटिंग ओके। लोकल आर्ट का इसके लिए क्योंकि ये जो लोकल लोग था, ये गिल्ड का लोग था, दे आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट सर, ओके। सो दे यूज्ड टू डोनेट आउट, दे यूज्ड टू गिव फंडिंग, ओके ना, समझे, द गिल्ड्स वर्क एज बैंकर्स एज वेल सर, गेटिंग ओके। तो हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के आर्टिजन्स थे जिनके द्वारा वी विल सी की डोनेशन दिया गया है, द गिल्ड्स कंट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट एज वेल सर, गेटिंग ओके। साइमल्टेनियसली वी विल सी की देयर इज एविडेंसेस ऑफ गिल्ड्स मेंशन्ड इन द लिटरेरी ट्रेडिशंस वेयर हाउ टू कंट्रोल द गिल्ड्स, हाउ टू वर्क ऑन देम सर, ना, व्हाट शुड बी द किंग डू सर, गेटिंग ओके। सो इसकी भी एविडेंसेस है, सो द गिल्ड्स वर्कड विद इन द स्टेट एम्बिट, है ना, अभी मैंने आपको बताया सर, ओके। सो इन द याज्ञवल्क्य एंड द मनुस्मृति सर, ओके, वी विल सी द लिटरेरी ट्रेडिशंस हाइलाइट व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द किंग इन द कंट्रोलिंग ऑफ द गिल्ड्स, ओके, समझे। तो जैसे याज्ञवल्क्य और मनुस्मृति के अंदर लिखा है कि भाई गिल्ड का क्या कार्य है, क्या-क्या पावर है, कहां राजा को कंट्रोल करना है सर, ठीक है, समझे। वहां तक की बातें लिखी गई है कि अगर गिल्ड का कोई मेंबर बातें नहीं मान रहा अपने गिल्ड की, तो राजा को उनको पनिश करना चाहिए। अगर गिल्ड के मेंबरों के बीच में लड़ाई हो रही है सर, है ना, दो गिल्ड के बीच में लड़ाई हो रही है, तो भी राजा को बीच में आना चाहिए सर, गेटिंग ओके। अगर गिल्ड चीटिंग कर रहा है कोई प्रकार का सर, है ना, राजा को शेयर नहीं दे रहा है अपना सर, ओके, तो भी राजा उसको पनिश करेगा, या विदाउट इन्फॉर्मिंग द किंग इफ द गिल्ड इज मूविंग टू अ डिफरेंट लोकेशन, ओके, द किंग हैज अ राइट टू इंटरफेयर एंड पनिश, ओके। सो गिल्ड वर नो डाउट एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, बट साइमल्टेनियस टू दिस ऑटोनॉमी द किंग आल्सो हैड सम काइंड ऑफ इंटरफेरेंस एज वेल। अब व्हाट वाज द एग्जैक्ट नेचर ऑफ इंटरफेरेंस, वो तो हमें पता नहीं चलेगा सर, गेटिंग ओके, क्योंकि ये तो प्रिस्क्रिप्शन के रूप में थी दिस बुक्स, ओके। बट यस द गिल्ड्स वर पावरफुल। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये पावरफुल थी सर, ओके, समझे, क्योंकि दे वर्क एज बैंकर्स। अब ये बैंकिंग का काम कर रही है तो ऑब्वियसली पावरफुल होगी सर, गेटिंग ओके। अब ये कैसे पता चला हमें सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि वी हैव गॉट सो मेनी इंस्क्रिप्शन, जैसे नासिक इंस्क्रिप्शन के बारे में मैंने आपको बताया था सर, ओके। उसमें उशावदत्त और नाहपना करके दो राजा थे, है ना, आपके अक्षरहत ब्रांच के, जो वेस्टर्न क्षेत्र से हुआ करते थे सर, ठीक है ना, समझे। इन्होंने वी विल सी कि गिल्ड्स के साथ व्यवहार किया था सर, गेटिंग ओके। एंड वी विल सी कि इन्होंने गिल्ड को पैसा दिया था, राजाओं ने गिल्ड को पैसा दिया था। गिल्ड जो है वो पैसा कमा के राजा को देते थे ब्याज के रूप में सर, ओके, और वो पैसा राजा लोग जो है वो मॉन्क्स के लिए यूज कर देते थे, मतलब डोनेशन के रूप में सर, गेटिंग ओके। वैसे ही बहुत सारे एरियाज में ऐसा भी हुआ कि गिल्ड्स ने खुद कंट्रीब्यूट किया कि भाई हम खुद बनाएंगे। तो इन मथुरा the guilds actually contributed to the temple architecture, they contributed to the hospitals and charity houses at that time as well, and for poor people, hungry people, जिसका खाना पीना आज भी तारीख में भी आपको मिल जाता है सर, ठीक है ना, ओके, कि गिल्ड्स ऐसे ही काम करते हैं, व्यापारी संगठन एनजीओ के रूप में काम कर देते हैं सर, ठीक है। तो कोई झाड़, है ना, क्या कह सकते हैं कि काइंड ऑफ ट्री प्लांटेशन में गिल्ड काम कर रहा है। दूसरी कहानी अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल सी कि ये गिल्ड्स वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे थे। एक्चुअली गिल्ड्स को हमेशा एक नजर से देखा गया कि भाई देखो ये तो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस थे। रियलिटी ये थी कि अलोंग विद कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस द गिल्ड वर आल्सो इन्वॉल्व इनटू वेलफेयर एक्टिविटीज, क्योंकि बिकॉज़ दे वर फॉलोइंग द धर्मशास्त्रस, the shastras also says कि that the money that you earn should be righteous and it should be given in the form of charity as well sir, getting about, okay, and that is one of the reasons we will find the guild had a dual system at that time sir, getting about, okay, and we will see कि इस dual system में पैसा कमाना भी, क्योंकि ब्याज के ऊपर पैसा कमाते थे, पर ये भी कहा गया कि पैसा कमा के किसी और के लिए यूज करना है सर, ना, खुद पे छाती पे बांध के नहीं लेके जाना सर, getting about, okay। तो लोग ब्याज के पैसों को लेके बड़े गलती हो जाते हैं सर, ना, बोले ब्याज का पैसा एथिकल है अनएथिकल है, उसके लिए अलग अलग इंटरप्रिटेशन है सर, ओके। तो इसमें यही है कि भाई देखो आप कमा के उसका वेलफेयर में यूज कर रहे हो तो गलत नहीं है, और आप किसी का शोषण करके ब्याज के ऊपर पैसा कमा रहे हो तो वो गलत है सर, getting about, okay, समझे। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी कि ये प्रॉब्लम हो, पर गिल्ड्स वर्क एज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन। इन फैक्ट देयर आर एविडेंसेस ऑफ पीपल डिपॉजिटिंग देयर हार्ड अर्न्ड मनी विद द गिल्ड्स, है ना, समझे। लोग अपना जो कमाया हुआ पैसा था वो भी गिल्ड्स में डोनेट करते थे। मेनी टाइम्स द गिल्ड्स यूज्ड टू वेंट बैंकरप्ट एज वेल सर, है ना, समझे, गेटिंग ओके। पर चीजें चल जाती है इधर उधर की बातें करके सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ओके। तो ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस है गिल्ड्स के पॉइंट ऑफ से हमको यहाँ से मिलती है सर, गेटिंग ओके। इनफैक्ट गिल्ड्स खुद भी कॉइन्स भी इशू करते थे, मैंने आपको बताया ना सर, ठीक है। तो वी विल सी कि एक ऑफिशियल हुआ करता है जिसका नाम था हिरण्य स्वामी, गोल्ड कॉइन शायद गिल्ड्स के अंदर इशू करता होगा सर, गेटिंग। और वी विल सी कि ये गिल्ड्स ने कंट्रीब्यूट किया होगा कुछ ना कुछ इकोनॉमिकली सर, ओके। इनफैक्ट देयर वाज काइंड ऑफ 5 कॉर्पोरेशन, है ना, समझे, गेटिंग ओके। तो यहाँ आपको देखने को मिलता है कि पंच निगम है, पंच निगम का मतलब है पंच निगम, है ना, समझिए, बुद्धिस्ट वर्ड है पंच निगम, पाली में लिखते हैं, प्राकृत पाली में। पंच निगम का मतलब पंच निगम, निगम इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर द गिल्ड, है ना, समझिए, निगम, निगमस्य, निगम सभा, ना, गेटिंग ओके। तो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड पंच निगम है दैट एक्चुअली हाइलाइट्स द कॉर्पोरेशन ऑफ 5 गिल्ड्स कमिंग टुगेदर। हो सकता है कि 5 अलग-अलग प्रकार के जो कारीगर के आर्टिजन्स के जो वर्क थे इकट्ठे होकर उन्होंने गिल्ड बना लिया होगा सर, गेटिंग ओके। और इनके थ्रू इनका फंक्शनिंग होता होगा। दे वर इन्वॉल्वड इनटू वी कैन से सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, वी हैड डिस्कस्ड कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन में वाराणसी है, महिष्मती है, ईरान है, सातवाहनों के एडमिनिस्ट्रेशन में आपको मिल जाता है सर, ठीक है, गेटिंग ओके। सो इनके कॉइन्स जो इशू हुए थे इसमें सातवाहनों के अंदर कल की क्लास में मैंने बताया था इनकी पॉलिटी के अंदर कि द गिल्ड्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सर, गेटिंग ओके। तो दिस इज आल्सो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, है ना, समझे। तो ओवरऑल स्थिति हम ये कहते हैं कि द गिल्ड्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल and the guilds led to the development and monetization of the economy in the post-modern era, okay? Had it not been the role of the guilds, समझे, ये इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड तो उतना बढ़ता ही नहीं सर, okay? है ना, क्योंकि यहाँ के लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करके ट्रेड एंड कॉमर्स को फिर और बढ़ावा देंगे सर, okay? तो हमने जो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड एंड कॉमर्स को देखा है दैट इज आउटकम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एट दैट टाइम सर, okay? So many of the guilds were influential in the city administration, they were the ones who were involved in welfare state politics as well, okay? And all this coming together, okay, contributed to the overall development of economy in the post-modern period, ठीक है। अब क्या ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड को हम ये कह सकते हैं कि इट वाज अ पीरियड ऑफ डार्क एज, है ना, गेटिंग ओके। तो आपको ये पूछा ही जाता है सर, है ना, ट्रेस द रोल ऑफ द गिल्ड्स एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी सर, ओके। तो ये गिल्ड्स के ऊपर से बड़ा सिग्निफिकेंट सवाल था क्योंकि गिल्ड्स अभी स्ट्रांग ही होंगे सर, गिल्ड्स चोला पीरियड तक आपको स्ट्रांग होते हुए दिखेंगे सर, है ना, मणिग्राम, अय्यावोले सर, ठीक है, मतलब अय्योले सर, गेटिंग ओके। अय्योले का गिल्ड वी विल सी कि बड़ा पॉपुलर था, नाना देसी, है ना, समझे, अय्यावोले, मणिग्राम, नाना देसी सर, ठीक है। दिस आर ऑल द टर्मिनोलॉजीज व्हिच आर रिलेटेड टू द गिल्ड्स इन द चोला पीरियड, इंपीरियल चोलास, ओके। एंड वी विल सी कि दे यूज्ड टू ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया एट दैट टाइम सर, ओके। मणिग्राम का गिल्ड बड़ा पावरफुल था, वो राजा को भी पैसा ब्याज पे दे देता था, तुमको चाहिए तो मेरे से लेना सर, ठीक है। आज की तारीख में भी आपको देखने को मिलता है ना, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस राजा को पैसा देता है सर, ओके। तो वही कहानी आपको मिलती है सर, खैर। तो कितने इन्फ्लुएंशियल थे आगे की वो तो पता नहीं, बट या वी डू गेट दिस इंस्टेंसेस। दर्शन हंस रहा है लॉल करके सर, ओके, काहे पे हंस रहे हो सर, ठीक है। ऑफिशियल फंडिंग मिलता है तो उसमें गलत क्या है सर, ओके, समझिए, आप पीएम बनो, है ना, समझिए, फिर मैं आपको डोनेशन दे दूंगा सर, ओके, गेटिंग ओके। यू बिकम पीएम, फिर देखिए, है ना, ये सुप्रीम भी डोनेशन देगा आपको, है ना, ये दक्षा, ये सब लोग आपको डोनेट करेंगे, बोले अरे नहीं सर हम तुम्हारे साथ हैं, समझे। ये देखो दिस हैज बीन अ कांसेप्ट एवरीवेयर सर, द इंटेंशन मैटर्स, हेल्पिंग समवन इन अ सिग्निफिकेंट वे, बट देन वी आल्सो नीड टू सी द इंटेंशन बिहाइंड दैट, ये किस इंटेंशन में दिया जा रहा है सर, है ना। अगर इंटेंशन में वेस्टेड इंटरेस्ट है तो ऑब्वियस है, इसके लिए मैंने बताया ना वो गिफ्ट और ब्राइब के बीच में फर्क क्या है,
कि आप एक अधिकारी के रूप में काम कर रहे हो और आप एक ठेका रिलीज करने वाले थे, मतलब टेंडर, और टेंडर के पहले ये कॉन्ट्रैक्टर आके आपको आईफोन दे रहा है, मतलब ये है कि इट्स एन एग्जांपल ऑफ ब्राइब। ये टेंडर के इमीडिएटली बाद कॉन्ट्रैक्टर ने आपको आईफोन दिया है, तो इट्स ऑल्सो एग्जांपल ऑफ ब्राइब, क्योंकि उसको टेंडर लगा हुआ है सर। सो सर्कमस्टेंसेस आल्सो मैटर्स ना सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, सर्कमस्टेंसेस आल्सो मैटर्स, समझिए। तो हमें कहानी क्लियर हो जाएगी। इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर लिखती है ना, इसमें आप एक ट्रायंगल बना सकते हो और लिख सकते हो कि दी मोनेस्ट्रीज, दैट इज द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, गेटिंग पॉइंट। ओके, along with the guilds and the traders, okay, these three players played a very important part in the whole monetization of the postmodern economy, getting point, okay। और ये आपको साउथ ईस्ट एशिया में बहुत देखने को मिला कंपैरेटिवली टू द वेस्टर्न एशिया, क्योंकि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में नेटवर्क इससे निकल गया। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जाते थे मिशनरीज के रूप में, उनके साथ व्यापारी जाते थे, गिल्ड भी ट्रैवल करते थे, चलो सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो बुद्धिज्म बिकेम अ टूल, है ना, समझे, बाय दैट टाइम सर। तो ये कल्चरल ट्रांसमिशन का एक प्रोसेस है जिसमें इकोनॉमी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इट वाज नॉट कल्चर दैट कंट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमिक एक्सपेंशन, याद रखना सर, है ना। ये इसके एनालॉजी में आपको ये पता होना चाहिए कि ये आर्थिक व्यवहार था जिसने सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। पिक्चर समझ में आ रहा है मेरा? ये आर्थिक आदान प्रदान नहीं था जिसने सांस्कृतिक व्यवहार को बढ़ावा, क्योंकि मेन इंटेंशन वाज इकोनॉमी। सो वंस द रूट वाज ओपनड अप, देन द कल्चरल एक्सचेंज स्टार्टेड, गेटिंग पॉइंट। And many of the trading groups were given patronage by the Buddhist and the, we can say, Brahminical literary traditions of the country. आप देखिए, बुद्धिज्म एक्सेप्ट द मेंशंस ऑफ गिल्ड्स, बुद्धिज्म से इसकी गिल्ड्स थे और ये काम कर रहे थे और ये साथ में लेके चलते थे। ब्राह्मणिकल लिटरेचर में धर्मशास्त्र भी कभी गिल्ड्स को वैसा नहीं नेगेटिव दिखाते थे, उनका खाली एक ही मानना था कि भाई जो भी करो राइटियस करो सर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये राइटियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये जानकारी मिलती है कि भाई इनकी जो एविडेंस थी वो सिग्निफिकेंटली इन तीनों के बीच में लिंकेजेस के रूप में आएगी सर। खैर, तो ये सवाल आया आपको। इसके सिवाय जो आपको सवाल पूछा गया था, दैट इज विद रेफरेंस टू वी कैन से फ्लरिशिंग आर्ट के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर जो सवाल आया था पहले उसको कर देते हैं सर, ठीक है। तो कल हमने इंडो ग्रीक के पॉइंट्स थोड़े बहुत डिस्कस किए थे सर, ठीक है। अब कुषाणों के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं कि व्हाट हैज बीन द सिग्निफिकेंस ऑफ द कुषाण कॉइन्स ऑन इंडिया। एक्चुअली कुषाण के ऊपर कॉइन्स हमने स्टडी किए थे कि नहीं किए थे सर? स्पेसिफिकली वी हैव डिस्कस्ड द स्टडी ऑफ द कॉइन्स ऑफ द कुषाण सर, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, नहीं किए थे, नहीं किए थे ना सर, कर देते हैं, चलिए सर, ठीक है। तो देखिए, लेट अस ट्राई टू सी द स्टोरी ऑफ द कुषाण एंड कॉइन्स का डेवलपमेंट। तो देखिए, इंडो ग्रीक के कॉइन्स के ऊपर हमने डिस्कस किया कि इंडो ग्रीक की सिग्निफिकेंस क्या है, कुषाण की। एक्चुअली दो ही पोस्ट मॉडर्न इंडिया में तीन डायनेस्टी के कॉइन्स सिग्निफिकेंटली आते हैं सर, ओके, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो न्यूमिस्मेटिक आर्ट्स इन द पोस्ट मॉडर्न इंडिया, न्यूमिस्मेटिक आर्ट इन दी पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ठीक है ना। ये नई पेन लगवाई है, इसकी नींव बदल दी मैंने एक्चुअली, तो अभी घिसी नहीं है, घिसेगी उसके बाद वी विल सी कि थोड़ी ठीक हो जाएगी सर। कल वो लोचा हुआ ना टेक्निकल अपना सर 5 मिनट, तो उसके चक्कर में मेरे को लगा कि इसका प्रॉब्लम है सर, इसका प्रॉब्लम नहीं था सर। खैर, तो इंडो ग्रीक कॉइन्स के बारे में आपको सवाल आ सकता है स्पेसिफिकली, दूसरा सवाल कुषाणों के बारे में आ सकता है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। और तीसरा सवाल सातवाहनों के अंदर से आ सकता है। सातवाहनों के ऊपर ऑलरेडी हमने चर्चा कर दी थी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी सर, ठीक है समझे। अब सवाल ये है कि कुषाणों की इंपॉर्टेंस क्या थी सर, एंड कुषाण कॉइन्स की और इंडो ग्रीक की दोनों को लिंकेजेस करके हम लोग देखेंगे तो ज्यादातर मसाला हमको मिल जाएगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इंडो ग्रीक के अंदर हम लोग लिख सकते हैं कि इंडो ग्रीक वाज द फर्स्ट डायनेस्टी ना, सबसे पहली डायनेस्टी के रूप में थी सर, गेटिंग पॉइंट, फर्स्ट फॉरेन ओरिजिन डायनेस्टी इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जिसने गोल्ड कॉइन्स को इशू करना शुरू किए थे। और गोल्ड कॉइन्स के साथ साथ अदर कॉइन्स दैट वर आल्सो इशूड बाय द इंडो ग्रीक्स, गेटिंग पॉइंट, ओके। In fact, based on that, we come to know about the political history of the Indo Greeks। हमको इनके political history के बारे में पता चला। ये political history के point of view से इंडो ग्रीक्स के अंदर करीबन 40 से अधिक राजा आए भारत के अंदर, और 40 से अधिक राजाओं में नहीं करके 30 राजाओं के बारे में तो हम लोग को आज की तारीख में नॉलेज है, with based on the coins, है ना। So the coins of the Indo Greek dynasty gives us the knowledge about more than 30 plus kings out of the total 40 plus kings who had ruled over India, getting on, okay। So you can imagine कि had it not been the coins तो हमारे साथ क्या होता सर, समझ में आया कि नहीं आपको? We'll also see कि the coins, because the study has been done in a numismatic way and chronological, so we also come to know about the chronology development of the Indo Greeks, okay। chronology of the kings का मतलब है कि उनका जो टाइम पीरियड है वो भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी में था, सेकंड सेंचुरी बीसी में था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि इनका कितना लंबा रूल था, कितना नहीं था सर, ओके, समझे। इसमें मिनेंडर के बारे में हमको बहुत जानकारी मिलती है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। मिनेंडर का पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ही वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग किंग्स ऑफ द पीरियड सर, ओके। उसके दौर के अंदर सबसे लंबा शासन करने वाला राजा के रूप में इनको कंसीडर किया गया है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो एक ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हम इसके अंदर से कंसीडर करेंगे सर, ओके। तीसरी स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये भी देखने को मिलता है कि इनके यहाँ पे ये जो कॉन्जॉइंट रूल था क्षत्रप महाक्षत्रप का सर, ठीक है समझे, वो भी मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इनके कॉइन्स के अंदर कॉन्जॉइंट रूल के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। ये इंडो ग्रीक के अंदर भी था, ये शकाज में भी मिलता है और कुछ क्षत्रपों के अंदर भी आपको मिलेगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो एक ये भी सिग्निफिकेंट पार्ट के रूप में हम इसको कंसीडर करेंगे सर, कि इनकी क्या सिग्निफिकेंस थी पॉलिटिकल हिस्ट्री के रूप में, पावर शेयरिंग को दर्शाता है सर, ओके। इसमें मिनेंडर और आगे पीछे के राजाओं के बारे में आप मेंशन कर सकते हो सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तीसरी या सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट हमें इंडो ग्रीक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखने को मिलेगी, वो है कि द सिंबॉलिक यूज ऑफ कॉइन्स। अच्छा, इसमें मेथोडोलॉजी और टेक्निक मैंने आपको बता दी थी कि मेथड जो है वो डाइस्ट्रक्ट मेथड है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो डाई और मोल्ड से बनी हुई मेथड है एंड दे डिस्कार्डेड द यूज ऑफ पंच मार्क कॉइन्स, मतलब बड़ी मात्रा में यूज नहीं किया इन्होंने सर, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हमको अब टेक्निक बदल देनी है, मेथड बदल देनी है कि भाई पुरानी सिस्टम में हमको नहीं रहना है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तीसरी कहानी, इन्होंने इसका सिंबॉलिक यूज किया है सर, ठीक है। इस सिंबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज़ बोथ साइड्स वर डाइस्ट्रक्ट, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इसके कारण दोनों साइड के ऊपर आपको सिंबल्स मिलेंगे। ऑन द फ्रंट साइड नॉर्मली वी सी द नेम ऑफ अ किंग और अ टाइटल और अ फोटो ऑफ अ टाइटल और इमेज ऑफ अ किंग सर, ठीक है, समझ। और ऑन द बैक साइड वी फाइंड सम काइंड ऑफ सिंबल। दिस सिंबल हैड सम काइंड ऑफ एनिमल सिंबल और नेचर सिंबल, नेचर इंक्लूडेड द सन एज वेल, और सम काइंड ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस एज वेल सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हमारे पास एविडेंसेस है इंडो ग्रीक के अंदर, एक प्रकार की गॉड्स की एविडेंसेस आपको मिलेगी सर, ओके। इसमें बुद्धिस्ट सिंबल्स आपको मिल जाता है, ग्रीक गॉड्स के सिंबल्स आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। स्टेट सिंबल अभी नहीं आ रहा है, बट आपको ये दोनों की बैकग्राउंड आपको पता हो जानी चाहिए कि क्या इनकी रिलेशंस हुआ करती थी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। जैसे कुछ जगह के ऊपर आपको धर्मचक्र मिला है, धर्मचक्र काइंड ऑफ सिंबल, ये इसका मिला था अपना, क्या कहते हैं, मिनेंडर का सर, ठीक है, समझे। सो वी विल सी कि देयर इज अ कॉइन ऑफ मिनेंडर व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ धर्मचक्र सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल सी कि ये धर्मचक्र क्या दर्शाता है कि ही इज वेरी स्टेडफास्ट इन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के अंदर था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इसमें मिनेंडर की आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस दर्शा रही है कि उसने बुद्धिज्म कैसे कन्वर्ट किया होगा सर, समझे। दिस आल्सो शोस कि दे हैड एक्सेप्टेड बुद्धिज्म, क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स के ऊपर बुद्धिस्ट सिंबल्स है सर, ठीक है, समझे। एंड शोस सम काइंड ऑफ असिमिलेशन, असिमिलेशन का मतलब ये है कि भारतीय समाज के अंदर ये लोग जुड़ गए थे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तीसरी कहानी, ये सिंबल्स के अंदर हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो ब्राह्मणिकल या वैदिक सिंबल्स थे वो भी मिलेंगे।
खास करके भगवतीज्म की एविडेंसेस आपके पास बहुत मिलती है सर, ठीक है ना। इनफैक्ट ये भगवतीज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उपिंदर सिंह मैडम के अंदर एक वासुदेव कृष्ण करके एक बॉक्स दिया हुआ है सर, है ना, समझे, आपके पास बुक है तो उसका फोटो डालिएगा सर, ठीक है ना, समझे। अफगानिस्तान के अंदर वासुदेव कृष्ण के पॉइंट्स मिले हैं सर, ठीक है, एंड भर भर के आपको पॉइंट्स आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे सर, ओके। ये वासुदेव कृष्ण के पॉइंट्स मिलने इन होर्स इन अफगानिस्तान सर, ओके, एक्चुअली हाइलाइट्स द रोल प्ले ऑफ हाउ वैष्णविज्म हैड इवॉल्वड एट दैट टाइम सर, ओके। और इसकी रिलेवेंस हम हीलियोडोरस के साथ भी लिंक अप कर सकते हैं, हीलियोडोरस इसके लिए क्योंकि हीलियोडोरस भी खुद भागवत को मानता था सर, समझे ना, वी हैव डिस्कस दिस पार्ट, आप उसके अंदर हाइलाइट कर सकते हो सर, ओके। वी विल सी दैट मेगास्थनीस ने भी इनडायरेक्टली अगर आप समझने की कोशिश करिए कि कुछ मेंशन किया था सर, ओके, बट देन इट वाज नॉट इन ह्यूज नंबर सर, समझे। बट बाय दिस पीरियड, बाय द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, द भगवतिज्म हैज इवॉल्वड एंड दिस हैज इवॉल्वड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन गुड नंबर ऑफ वर्शिप ऑफ वासुदेव कृष्ण एज वेल सर, ठीक है ना। तो ये वासुदेव कृष्ण के साथ भी आप लिंक अप कर सकते हो, शैविज्म के एविडेंसेस है हमारे पास, ओके। तो वी विल सी कि इमर्जिंग भागवत सेक्ट्स के बारे में लिखा है और शिव जी के बारे में भी हमारे पास एविडेंसेस मिल जाएंगे, जैसे कुशाणों ने शिव जी के पॉइंट्स को काफी हाइलाइट किया सर, ठीक है, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक ये भी पॉइंट आपको यहाँ से मिलेगा सर, ओके। लास्ट इनके अंदर से शैविज्म आप लिख सकते हो, भगवतिज्म एंड शैविज्म सर, ठीक है ना। लास्ट इनके अंदर से ज्योग्राफिकल स्प्रेड सर, ज्योग्राफिकल स्प्रेड का मतलब ये कि कहाँ पे मिले हुए हैं सर, ठीक है ना, ओके। और इनके अंदर से एक चीज ये भी लिख सकते हैं कि कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें लैंग्वेजेस क्या हुआ करती थी सर, ओके। तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से सिंबॉलिक में हम स्क्रिप्ट और लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी मिलती है, एंड द इंडो ग्रीक्स वर वेरी स्मार्ट, ओके, मैंने आपको बताया था सर, ओके। वी विल कम टू नो कि द एरियाज वेयर द ग्रीक सेटलमेंट्स वर मोर, they used the Greek script, है ना, the foreign script at that time, okay. But when the areas where the Indians were ruling, okay, the areas around Mathura and all these regions, they made sure that the Indian languages like Prakrit were used, okay. तो ये बड़ी significant part है कि ये modify करते थे अपने coins को based on the geographical region at that time, okay. So the Hindu Kush was kind of a we can say the boundary for them. Hindu Kush के नीचे अलग script और भाषा होगी, Hindu script के ऊपर की साइड के ऊपर आपको ये अलग देखने को मिलेगी। Greek gods were mainly used in the northern part of Hindu Kush, है ना, Greek gods में अपोलो है, पोसाइडन है, ठीक है, जियस शायद तक होंगे सर, ठीक है। ऐसा क्यों किया इन्होंने, क्योंकि इनको पता था कि वहाँ पे इनको क्या कह सकते हैं कि वो कम्युनिटी को टारगेट करना है, उनको बेसिकली मैसेज कन्वे करवाना है। द साउदर्न पार्ट्स है वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने वेरिएशन किया, तो दे वर वेरी स्मार्ट पीपल सर, समझे। इनकी ये जो प्रैक्टिस है, जहाँ एक प्रकार की राजा की इमेज और पीछे भगवान की इमेज का जो यूज करने की प्रैक्टिस है, वही प्रैक्टिस कुषाण, शकास और वी विल सी की गुप्तास भी कैरी ऑन करेंगे सर, ठीक है। इंडो ग्रीक कॉइन्स की खासियत ये रही है कि द लेगेसी ऑफ द इंडो ग्रीक कॉइन्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वर कैरीड आउट बाय द कुषाण लेटर, या शकास के द्वारा कैरी किया गया, शकास और कुषाण कंटिन्यू करेंगे, एंड देन ग्रेजुअली इट वाज फॉलोड बाय गुप्तास एज वेल, क्योंकि गुप्तास ने भी यही किया, आगे खुद का चेहरा डाला, पीछे कोई भगवान का इमेज डाला, एक टाइटल लिख दिया, समझे, हाँ, नाम लिख दिया सर, है ना, तारीख लिख दिया सर, ओके। तो सेम वही का वही कंसेप्ट तो वही रहा ना सर, ओके, कंसेप्ट तो वही रहा सर, ओके। तो ये दर्शाता है कि इनके द्वारा जो टेक्निक यूज की गई थी, इनके द्वारा जो मेथोडोलॉजी यूज की गई थी सर, समझे, वो सब कुछ वी विल सी की आगे की जनरेशन कंटिन्यू करते हैं, दे हैड सेट अ बेंचमार्क ऑफ द टाइम, उन्होंने अपना एक बेंचमार्क एस्टैब्लिश किया था। तो ये कॉइन्स की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इनकी सोशियो कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, और साथ साथ इनकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस भी आपको मिलती है सर, ठीक है। ज्योग्राफी इसके लिए क्योंकि हिंदू कुश के माउंटेन्स के ऊपर की साइड के ऊपर भी वी विल सी कि इनके कॉइन्स के ऊपर आपको दोनों प्रकार की एविडेंसेस मिलेंगे सर, ओके, समझे। तो ऊपर ग्रीक गॉड्स और नीचे हिंदू गॉड्स का यूज करना, टाइटल्स और एपिथेट्स में भी वेरिएशंस यूज करना सर, ठीक है। तो इससे इनका नेचर ऑफ रूल भी समझ में आ रहा है, नेचर ऑफ रूल का मतलब है कि ये कैसे अपने आप को एस्टैब्लिश करवा रहे थे सर, ठीक है। टू लेजिटिमाइज देमसेल्व्स दे अडॉप्टेड द इंडिक ट्रेडिशंस एज वेल, ओके, समझे। तो उसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी हम कहीं ना कहीं मेंशन कर सकते हैं, समझ में आया कि नहीं आपको। तो इतनी पार्ट आपको इंडो ग्रीक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जानी चाहिए कि व्हाट हैज बीन द स्टोरी विद रिस्पेक्ट टू इंडो ग्रीक्स, ओके। और वही के वही कुषाणों के अंदर भी आपको मिलेगी, कंसेप्ट तो सेम ही है सर, ओके, ओके। सो व्हाट हैपेंड विद रिस्पेक्ट टू कुषाण और कुषाण के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या चीजें जानकारी मिलती है। तो ग्रीक ऑक्यूपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या कुषाण के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट व्हाट वी सी सर, ओके। तो कुषाण कैरीड आउट द लेगेसी ऑफ द इंडो ग्रीक्स, इनफैक्ट दे मॉडिफाइड द क्वालिटी ऑफ द कॉइन्स, ओके। क्वालिटी में हम ये लिखते हैं कि द गोल्ड कॉइन्स हैड द बेस्ट 24 कैरेट अवेलेबिलिटी सर, 24 कैरेट तो नहीं लिखेंगे, बट कहने के लिए 24 कैरेट था, है ना, हॉलमार्क किए हुए कॉइन्स इशू करते थे सर, ओके। सो व्हाट वी सी ओवर हियर कि दे इशूड गोल्ड कॉइन्स इन लार्ज नंबर्स, they also made sure that the best quality of gold coins were available sir, okay. And the concept or the methodology was similar to the Indo Greeks, where on the front side the images of Hindu gods or Greek god or a Zoroastrian god is highlighted, and on the other side we will see the image of the king will be seen sir, okay. So एक significant part आपको यहाँ से देखने को मिलता है सर, समझ में। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इन्होंने सिल्वर कॉइन्स यूज कम किए थे, पर कॉपर के कॉइन्स ठीक ठाक कर दिए थे सर, ओके। सो दे हैड द सेम रेप्लिका ऑफ गोल्ड and copper being used in good numbers. So why they did not transfer to the silver in huge numbers? और कॉपर को और गोल्ड को बड़ी मात्रा में किया, तो गोल्ड तो ऑब्वियस था कि बुलियन के रूप में आपको मिलता है, और जो रोमन ट्रेड के साथ व्यापार हो रहा था हमारा, तो उसमें भी पैसा आया था, वो छाप के, है ना, नया फर्जी शाहिद कपूर बना हुए थे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो बिकॉज वी विल सी कि इन्होंने डाइस्ट्रक्ट कर दिया अपने हिसाब से, ओके। कॉपर कॉइन्स वर यूज्ड फॉर द मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी सर, समझे, मोनेटाइजेशन इसके लिए क्योंकि हमें देखने को मिला कि ये चाहते थे कि इकोनॉमी को और बढ़ाया जाए, तो फिर कॉपर में तो व्यापार अच्छा खासा हो जाएगा, गोल्ड में तो इंटरनल व्यापार ही नहीं हो पाएगा सर, समझे। तो कॉपर की इंपॉर्टेंस ये है कि इट इंक्रीज द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इन द इकोनॉमी सर, ना 2000 की नोट लेके कितना व्यापार करोगे सर, समझे ना, तो बंद होने आएगा कब है आखिर की तारीख सर, ओके, समझे। हाँ, विच इज द लास्ट डे ऑफ 2000 रुपीस, है ना, उसकी, है ना, उसकी लास्ट डे सितंबर की 2 सितंबर है सर, ठीक, 30 सितंबर है सर, सितंबर में उतना पता है सर, 30 है ना सर, तो अभी टाइम है, लोग सेटल कर देंगे तब तक तो। भारतीय समाज में धनाशेठों की कमी नहीं है सर, समझे नहीं, समझे, धनाशेठ समझ में आता है सर, धनाशेठ किसको कहते हैं सर, अकबर के अंदर की कहानी बड़ी फेमस थी सर, ओके। कहानी ये थी कि अकबर ने अपने यहाँ ये एजेंट्स को सब अपॉइंट किया था, है ना, मुनियास को, स्पाइस। तो ये स्पाई लोग जितना भी था, तो कीप डिटेल अबाउट कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है सर, ओके, है ना, व्यापार में कोई गफलत नहीं कर रहा है, ये सब चीजें सर, ओके। सो व्हाट हैपेंड इज दैट कि अकबर के एक मंत्री ने आके एक इन्फॉर्मेशन दिया कि सर एक व्यापारी धना से वो व्यापार करते करते चोरी बहुत करता है, वस्तु तुम 2 रुपए की लेने जाते हो, 50 पैसे की देगा, वजन में तोल माप में वो गड़बड़ी कर देगा सर, ओके, और आपको कम पैसा देगा, कम कम वस्तु देगा कंपेयर टू द मनी दैट यू पे। तो अकबर ने उसके रेट वाली समझे, बोले क्या कर रहा है तू, समझे, बोले नहीं महाराज कुछ नहीं था सर, ओके, बोले पकड़ो इसको, सर्विस कर दो, मार दो इसको सर, गला काट दो, पब्लिक एग्जांपल सेट किया जाता था पहले। तो धनासेठ ने कहा कि राजा लास्ट टाइम सर, समझे, आप कहोगे वैसा काम करने के लिए तैयार हूं, दूसरी बार नहीं करूंगा सर। तो अकबर के मंत्री और अधिकारियों को लगा कि ये बंदा बड़ा काम का है, मतलब इसने हमारे नाक के तले इतना बड़ा स्कैम कर दिया, हमको समझ में नहीं आया, क्या नहीं होगा, तो वी शुड यूज देम, है ना, ये शुड चेक हिम आउट, ये कैसे काम कर पाएगा हमारे लिए।
सो देन अकबर अपॉइंटेड हिम टू द रॉयल स्टेबल्स, कहा कि यहाँ घोड़े के ऊपर सुपरविजन करो, तुम्हें नौकरी देता हूँ मैं, तुम्हारी दुकान तो बंद हो जाएगी, और जो तबेला है ना घोड़े का स्टेबल, वहाँ घोड़े के ऊपर वॉच रखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अकबर वहाँ पे उसको अपॉइंट करता है, और बोला गया था कि तुम्हें घोड़े को खाना खिलाना है, चने खिलाने हैं, ये वो। भाई साहब को अपॉइंट किया गया। अपॉइंट करने के बाद घोड़े के लिए चने का पैसा आता था, समझे कि नहीं समझे, घोड़े की जगह खुद भी चना खाने लगा ये सब, ठीक है। तो यू अंडरस्टूड दिस पार्ट कि भाई साहब ने वहाँ पे भी स्कैम करवाया सर, ठीक है। तो थोड़े टाइम के बाद कोई संतरी था अकबर का, उसने कंप्लेन कर दिया सर, ओके कि भाई राजा ये तुमने वो तबेले में डाला उसको सर, ठीक है ना, समझे, इसने चना घोटाला किया सर, ओके। घोड़े की जगह खुद चना खा रहा है, पैसा कमा रहा है बाहर बेच के सर, ओके। घोड़े को चना नहीं मिल रहा है सर, अकबर ने फिर पकड़ा फिर सर्विस की, बोले अब तो तू गया सर। हम बोले राजा माफ कर दो सर, ठीक है समझे। बोले आज के बाद तो तू गया ही सर, गला काट दूंगा, सिपाही हो सर, ओके। फिर राजा ने लास्ट टाइम पे कहा कि तुमने किया कैसे सर। तो उसने कहा कि सर इसमें ऐसा प्रॉब्लम था कि आपने जब मेरे को अपॉइंट किया ना वहाँ पे, तो अपॉइंट करने के बाद मैंने देखा कि घोड़े के लिए 20 किलो चना आता है डेली सर, ओके। अब घोड़े की नीड 18 किलो की थी, तो 2 किलो मैं सटकाता रहा सर, ठीक है। फिर एक दिन आपका संतरी मेरे को दे गया, तो मैंने 1 किलो संतरी को भी बांट दिया है, तो वो भी 2 पैसा कमाया, 2 पैसा मैं भी कमाया, तो उसकी भी चुप मेरी भी चुप सर, ठीक है। तो कोल्यूजन सिस्टमिक करप्शन की शुरुआत कराई धनाशेठ ने। अकबर बौखला गया, संतरी को भी मारा सर, ओके। फिर धनाशेठ को पनिश करने के लिए अकबर ने कहा कि बख्श देता हूँ तेरे को, अब तेरे को ऐसी जगह डालता हूँ तो जहाँ से करप्शन नहीं ना कर पाए, कहीं मत, ओके। तो लोगों ने ढूंढा कि क्या कर सकता है अकबर, है ना। तो अकबर ने धनाशेठ को खड़ा किया, बोले काम कर, समुद्र किनारे चला जा, यू गो टू कोस्टल एरिया। बोले ठीक है। फिर बोले कोस्टल एरिया में चला जा और कोस्टल में जाके काउंट कर कि कितने जहाज आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, है ना, सुपरविजन कर उसका, कहीं मत, ओके। तो धनाशेठ को बिठा दिया गया, अकेला तंबू डाल के, है ना, कुछ नहीं होना चाहिए आजू बाजू में, पैसा कमाने का कोई स्रोत ही नहीं होगा सर, ठीक है। अब धनाशेठ को एक जहाज भी दिया गया था छोटा सा सर, कड़ी ओके, बोट जैसा, कि भाई तुम जाके वहाँ देख के आओ कि वो सिक्योरिटी का थ्रेट तो नहीं है। सो व्हेनेवर वी विल सी कि बोट यूज्ड टू कम बाय, धनाशेठ जाके सुपरविजन करके वापस आ जाता है। कुछ सालों के बाद अकबर की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने बताया कि साहब धनाशेठ फिर मालामाल हो गया है, और इस बार समुद्र किनारे जहाँ कुछ भी नहीं था सर, है ना, वहाँ से ये पैसा कमा रहा है। अकबर ने फिर रेड मारी, फिर पूछा, बोले क्या कर रहा है तू, सच बता। बोले सर कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर। बोले क्या कर रहा है, सच बता सर, कहीं मत। तो धनाशेठ ने अकबर को फिर कहानी बताई कि सर ये जो जहाज आ रहे थे, ये जहाजों को मैं रोक देता था, और रोकने का कारण मैं उनको बताया था कि आपके पास परमिट नहीं है, आपके पास परवाना नहीं है, राजा ने मेरे को यहाँ अपॉइंट किया है सर, ठीक है। कहीं मत, ओके। ये जो लहरें है, ये लहरें को तुम फाड़ के आ रहे हो, तोड़ के आ रहे हो, और ये लहरों के ऊपर राजा का अधिकार है, यू आर ब्रेकिंग द लॉज ऑफ द सी, यू आर ब्रेकिंग द टाइड्स एंड द वेव्स, एंड हेंस यू आर सपोज्ड टू पे अप मनी और आई कंप्लेंट विद द किंग। अब देखिए सर, तो कहने की बात ये है कि करप्शन करने वाले कहीं से भी करप्शन कर देंगे, समझे नहीं समझे। यू वांट टू लाइक नो अर्न मनी आउट ऑफ करप्शन, वो कहीं से भी करप्शन कर देंगे, आप सोच नहीं सकते वहां से करप्शन कर सकते, है ना, समझे। ये 2000 की नोट में बेसिकली जो पहले हुआ, आपको पता होगा डिमोनेटाइजेशन, उसमें यही हुआ था ना सर, लोग इधर उधर का सेटल करके पैसा जमा करके आके सर, 2000 का भी, 2000 में भी इस बार तो सरकार ने टाइम भी दिया है तो बोले कर दो सेटल सर, ओके। ये लोगों को बड़ी परेशानी हुई थी पिछली बार सर, ओके। क्योंकि एक नियम है ना लॉ का सर, है ना, जस्टिस का, कि खराब व्यक्ति को तो पकड़ना है, पर अच्छे व्यक्ति को या सज्जन व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं होना चाहिए उसके पकड़ने के चक्कर में, गेटिंग पॉइंट, समझे नहीं समझे। खैर, तो इनके यहाँ गोल्ड एंड कॉपर का डेवलपमेंट हुआ, उसमें कॉपर का नंबर ऑफ कॉइन्स भी काफी इशू किए गए, और गोल्ड कॉइन्स भी आपको यहाँ से मिलेंगे। इसमें भी फ्रंट एंड बैक साइड के ऊपर, कॉइन के ऊपर, मतलब ऑब्वर्स एंड रिवर्स साइड के ऊपर राजा एंड गॉड की इमेजेस देखने को मिलती है, गेटिंग पॉइंट, ओके। इसमें राजा तो कॉमन रहा, बट गॉड की इमेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से विल कम टू नो अबाउट द ग्रीक गॉड्स, द रोमन गॉड्स, द पर्शियन गॉड्स, एंड आल्सो द इंडियन गॉड्स, गेटिंग पॉइंट, ओके। ये चारों के चारों गॉड्स मिलेंगे, समझ में आया कि नहीं आपको। विल आल्सो फाइंड द टाइटल्स रिटन ऑन द कॉइन्स, द टाइटल्स इंक्लूडेड द ग्रीक खरोस्ती स्क्रिप्ट एंड आल्सो द इंडियन स्क्रिप्ट एज वेल, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हमारे पास कुछ कुछ इंडियन स्क्रिप्ट के भी एविडेंस मिल गए हैं, गेटिंग पॉइंट, ओके। द कॉइन्स वर फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी उत्तर पश्चिम में मिले गए थे the coins had connection with Shaivism, and we will also find the coins were connected to Vaishnavism as well, सर, ठीक है ना, गेटिंग, ओके। अब ये कैसे हमें पता चलता है कि शैविज्म है, ओके। तो कनिष्क का फादर था भीमा कर्फिस या कर्फिस II, अगर आपको याद होगा सर, ठीक है। उसने कॉइन्स इशू किए हैं विद रिस्पेक्ट टू, वी कैन से, दी शिव जी, महेश्वर के कॉइन्स उसने इशू किए हैं सर, गेटिंग, ओके। एंड दिस सिग्निफाइज कि दे हैड डेवलपमेंट ऑफ शैविज्म एट दैट टाइम सर, गेटिंग, ओके। Simultaneous to that, we will also find कि there is an evidence of Buddhism being practiced by Kushan king, like Kanishka, और वहाँ पे हमको बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ या उसकी भी इमेजेस मिली है सर, गेटिंग, ओके। या हमारे पास इमेजेस के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन भी मिले हैं सर, है ना, लक्ष्मी जी की इमेजेस मिले हैं, विष्णु जी की इमेजेस मिले हैं, गेटिंग, ओके। तो ये सब चीजें दर्शा रही है कि कुशान कॉइन्स के अंदर ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस था, शक्ति का इन्फ्लुएंस था, शक्ति संप्रदाय का डेवलपमेंट हो गया है सर, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव गॉट द ग्रीक गॉड्स एज वेल सर, गेटिंग, ओके। द कॉइन्स सिग्निफाइज द डाइवर्सिटी, है ना, कुशानों के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि डाइवर्सिटी दर्शाता है, ये रिलीजियस डाइवर्सिटी को दर्शाता है, और इट ऑल्सो सिग्निफाइज that the state did not superimpose its belief on its own people. It also signifies that the deities being worshipped in that region encompass people belonging to different faith, है ना, गेटिंग, ओके। तो हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फेथ को इंक्लूड किया गया था। ये कॉइन्स में थोड़ी बहुत रोमन इंपैक्ट आपको मिलेगी, द रोमन इंपैक्ट कैन बी सीन विद रिस्पेक्ट टू द डिजाइन ऑफ द कॉइन्स, द रीजन इज दैट कि द रोमन्स ड्रेन्ड द कॉइन्स टुवर्ड्स इंडिया एंड देन इट वाज कन्वर्टेड सर, है ना, समझे। तो ये भी कहानी अब इसके अंदर से लिखेंगे सर, गेटिंग, ओके। कुशान कॉइन्स आल्सो एनकम्पास द कॉइन्स, और इट आल्सो एनकम्पास द रिलीजियस लाइफ ऑफ पर्शिया, दैट वाज वेरी डिफरेंट सर, ओके। नॉर्मली हमें ये देखने को मिलता है कि ईरान के या ज़ोरास्ट्रियन गॉड्स को किसी ने इंक्लूड नहीं किया था, but now the Kushan coins also actually shows the relevance of Zoroastrian coins. So when we see the name of the Zoroastrian coins or the symbols of Zoroastrianism and the Kushan coins, this signifies कि they had considerable influence into this region, है ना। ईरान में भी उनका इन्फ्लुएंस रहा होगा, तब जाके तो इन्होंने मूल ढांचा अगर आप समझने की कोशिश करिए तो कंट्रीब्यूट किया होगा, समझिए। तो इसके साथ भी थोड़ा बहुत लिंक अप कर देंगे सर, तो ऑल दिस फैक्टर्स कम टुगेदर सर, ठीक है, समझे, लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कुशान कॉइन्स। तो कुशानों के अंदर हमने इतना पॉइंट लिख दिया, ज़ोरास्ट्रियनिज्म के साथ लिंक अप कर दिया, वैष्णविज्म शैविज्म के साथ लिंक अप कर दिया, महेश्वर शिव जी के कॉइन्स मैंने शायद आपको पिछले क्लास के अंदर वो कॉइन्स दिखाए थे, शिव विथ नंदी के कॉइन्स आपको मिलेंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो ये सब कुछ आप इसके अंदर से हाईलाइट कर सकते हो, टॉलरेंस के पार्ट को हाईलाइट कर सकते हो सर, गेटिंग, ओके। चलिए सर, ओके। ये सुप्रियो यहीं पे जाके आया है। अच्छा, ये डाइस्टॉक कॉइन्स कैसे बनाते हैं, देखो मोल्ड बनाया गया था, ठीक है, हाँ बढ़िया है ना सर, ठीक है, गेटिंग, ओके। ये मोल्ड है कॉइन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उसको भट्टे में तपाया लिक्विड मेटल को, और फिर यहाँ पे डाल के धड़ाक करके मारा सर, है ना, समझे। तो वी विल सी दैट, बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, ओके। यहाँ अहमदाबाद में तो म्यूजियम मिलता ही नहीं है, अहमदाबाद में एक म्यूजियम है कैलिको म्यूजियम, कैलिको इसके लिए क्योंकि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट टेक्सटाइल सेंटर ना सर, ओके। तो वहाँ टेक्सटाइल के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन है सर, खैर चलिए सर, ओके, गेटिंग, प्लीनी का स्टेटमेंट हमने डिस्कस कर दिया सर, ओके।
ये चूज आपको करना है ना सर, ठीक है। क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत लोगों की क्वेरी होती है सर, ठीक है। हाँ भाई, ये देखो पूरा का पूरा आपको अटेम्प्ट करना है सर, ठीक है। गेटिंग ओके 1 एंड 5 एंड रिमेनिंग 3 में पूरा का पूरा सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है सर, ओके। समझ गए, गेटिंग ओके। ये जो है ना सर, ओके 4 किया तो उसके अंदर से आपको करना है सर। चलिए सर, ओके। ये शायद वासुदेव कृष्ण की कहानी है। वासुदेव कृष्ण ना, हाँ। कौन सा इंडो ग्रीक्स, साउथ इंडो ग्रीक्स डिस्कवर्ड अफगानिस्तान इंक्लूडिंग 3 मेजर मीर जका गद्देस, मीर जका कॉइंस 2757 कॉइंस समझे। कुंडूस, कुंडूस में ठीक है, अल खानम। एक वासुदेव कृष्ण का बॉक्स दिया हुआ है सर, ठीक है समझे। देयर इज अ बॉक्स ऑफ वासुदेव कृष्ण सर इन दिस बुक, नॉट एबल टू गेट, दूर पड़ी बुक, बट देयर इज अ बॉक्स ऑफ वासुदेव कृष्ण व्हिच इज मेंशन। इन फैक्ट उपिंदर मैम हैज रिटन अ सेपरेट बुक ऑन वासुदेव कृष्ण, इसके ऊपर कुछ लिखा है उन्होंने सर, ठीक है। क्योंकि ये इंडिया की कल्चरल रियम को भी दर्शा रहा है। गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हमें लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट, कल्चर, रिलीजन समझे, इसके अंदर से ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के बारे में भी पता चला, और मटेरियल एक्सचेंजेस। तो बाकी कॉइन्स में अगर आपने पहला क्लास याद रखा होगा ना सर, ओके। पहला क्लास का मतलब ये है कि इफ यू आर एबल टू रिकॉल द फर्स्ट क्लास एज द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, तो हमने जनरल डिस्कशन कर दिया था सर, ठीक है ना। और हमने न्यूमिस्मेटिक्स की सिग्निफिकेंस बता दी थी, याद है कि नहीं है? उसमें ये सब फैक्ट्स को आप ऐड कर दीजिएगा। ये हमने अभी स्पेसिफिक डायनेस्टी वाइज पढ़ा है, उसको आप ऐड कर दीजिएगा उसके साथ, है ना। गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये क्योंकि डायनेस्टी वाइज हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है कि भाई इसमें ये सिंबल से ये था, ये था, ये था, ये था, ये था सर, ठीक है समझे। अब इसको हर बार हम कैसे, मतलब हर एक चैप्टर में सोर्स ऑफ हिस्ट्री में डेप्थ मिल जाए सर, ओके। तो इससे अच्छा क्या है कि हमने उसको आइडेंटिफाई कर दिया। आइडेंटिफाई करने के बाद हमको समझ में आया कि दिस आर द न्यू फैक्ट्स जो यहाँ से निकल के आए सर, इट बिकम्स वेरी क्लियर, समझ में आया कि नहीं आपको, ओके। तो स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में, अलॉयज के बारे में, मेटलर्जी के बारे में जानकारी देता है, अलग-अलग प्रकार की सर, ये सब कुछ का डेवलपमेंट इस पीरियड के अंदर आपको मिल जाएगा सर। खैर कहानी क्या थी? हाँ, अगेथस के कॉइन, यस, वासुदेव कृष्ण के। दिस इज द मोस्ट ऑफ द कॉइन्स ऑफ द अल खानूम सर, है ना। गेटिंग पॉइंट, ओके। तो एक ग्रीक किंग था जिसका नाम था अगेथेसलिस। ये अगेथेसलिस करके जो राजा था, इसने डायस्ट्रक्ट कॉइन्स इश्यू किए थे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड इसके अंदर से वी विल कम टू नो अबाउट द कॉइन्स ऑफ कृष्ण एंड बलराम एंड वासुदेव कृष्ण सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो दिस शोज द वर्शिप ऑफ बलराम एंड कृष्ण भगवान सर, समझ में आया कि नहीं आपको, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इसमें इन्होंने पूरी डेप्थ दी है, बट डेप्थ में से हमको तो मेन पार्ट को दिखाना, उसकी सिग्निफिकेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ठीक है। कि हाथ में, उनके हाथ में जैसे एक वी विल सी कि हलाधर के रूप में, बलराम को हलाधर कहते हैं ना, हाथ में हल पकड़ा हुआ है, वैसे एविडेंसेस हमारे पास मिल जाएंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। या आपको सुदर्शन चक्र मिल जाएगा सर, है ना, समझे। सो इन द हैंड देयर इज एविडेंस ऑफ सुदर्शन चक्र एज वेल सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो उनकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस हमको यहाँ से देखने को मिलती है सर, है ना, समझे। तो इसमें प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मण स्क्रिप्ट का यूज किया गया है सर, ओके। मैंने बताया कि क्योंकि ये नीचे हिंदू कुश के नीचे के एरिया में थे, तो डेफिनेटली इंडियन कनेक्शन आपको ज्यादा मिलने की शुरुआत होगी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड साइमल्टेनियसली आइकोनोग्राफी के साथ उसको रिलेट करने की कोशिश की गई है सर, है ना, समझे। तो वी विल सी कि इनको रॉयल रिकॉग्निशन दिया गया था। ये दर्शा रहा है कि इवन मेनी ऑफ देम, है ना, इवन द कॉइन सिग्निफाई दैट द स्टेट हैड पेट्रोनेज द वैष्णविज्म एट दैट टाइम, एंड आल्सो देयर वुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी कि मेनी ऑफ द किंग्स वुड हैव ट्रांसफॉर्म्ड देमसेल्व्स इनटू फॉर्म ऑफ वैष्णवाइट्स, ओके। और देयर इज एविडेंस है ना, वो हुविष्ठ और कनिष्क फिर वासुदेव कृष्ण खुद बन गए ना सर, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो हुविष्ठ कनिष्क जैसे जो राजा लोग था, वो सबका सब अपने आप को वासुदेव कृष्ण कहता है सर, ठीक है। तो ये दर्शा रहा है अल्टीमेटली कि भाई इनका भी अब डेवलपमेंट है वो इंडियनाइजेशन के रूप में हो गया था ना सर, ठीक है, भागवत के रूप में। तो कॉइन्स के ऊपर आपको जो सवाल क्या पूछा गया था सर, है ना, कि हाउ डज द न्यूमिस्मेटिक एविडेंस ऑफ पीरियड रिफर टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ द सातवाहन। सातवाहन का तो हमने पढ़ लिया है पिछले क्लास में, है ना, याद करिएगा। कचपणा, पंचमार कॉइन्स के एग्जांपल थे, सिल्वर थे, कॉपर का यूज हो रहा था, डबल मास शिफ्ट का यूज हो रहा था। ये कॉइन्स में राजाओं के द्वारा लोकल रूलर्स भी इशू कर रहे थे, है ना, महारथी, महाभुजी का, उनके भी टाइटल्स और एपिथेट्स मिलते हैं, कंजॉइंट रूल को दर्शाता है सर, ठीक है, ओके। एंड साथ हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि इसमें डबल मास शिफ्ट के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी मिलेगा और मैक्सिमम सर्कुलेशन है, क्योंकि सिल्वर और कॉपर या बेसिकली हम कहते हैं कि प्रोटीन जो लीड और निकल बेस कॉइन थे वो आपको मिलेंगे सर, ठीक है, इकोनॉमिक आउटलुक के अंदर। तो वी हैव डिस्कस दिस पार्ट। अब ऐसे ही क्वेश्चनों के अंदर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे सर, ठीक है, समझ ओके। ये पार्ट तो हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया था। सो व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन व्हाट वी कैन राइट डाउन, है ना, व्हाट शुड बी सॉल्यूशन टू द सेम सर, ओके। तो पहली चीज हम क्वेश्चन के अंदर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नेम ऑफ द किंग इशू के बारे में लिख देंगे सर, समझ ओके। वो राजा कनिष्क के पहले, कनिष्क के बाद वाले राजा सब इशू कर रहे थे सर, ठीक है। इनकी पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलती है विद रिस्पेक्ट टू द गोल्ड कॉइन्स, एंड गोल्ड कॉइन्स का बेसिकली जो सोर्स है उसमें रोमन कॉइन्स भी थे, जहां रीमेल्ट किया जाता था या काउंटर स्ट्रकिंग किया जाता था, गेटिंग ओके। तो टू लेजिटिमाइज देमसेल्व्स, ओके। ये पॉलिटिकल आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखने को मिला कि सिल्वर कॉइन्स का कम यूज किया गया एंड कॉपर का और गोल्ड का ज्यादा किया गया, है ना। तो कॉपर का यूज ज्यादा करने का मतलब है मोनेटाइजेशन को बढ़ाना सर, समझ गेटिंग ओके। ये कॉइन्स के ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन किया गया था, द कॉइन्स वर स्टैंडर्डाइज्ड एट द टाइम बिकॉज़ ये डाइस्ट्रक्ट थे, डाइस्ट्रक्ट थे तो पता है कि उसमें इतना मेटल डालेंगे, धड़ाक से धक्का मारेंगे सर, है ना, समझे, डाई के अंदर, तो उससे आपकी वेट्स एंड मेजर्स आपकी पूरी अच्छी तरह से निकल के आती है सर, ठीक है। तो इट शोज द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एज वेल सर, गेटिंग ओके। उसके साथ भी आपने जोड़ दिया। हां, तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स में आप इसके अंदर ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट देख लो सर, ओके। तो कुशाणों की जो कॉइन्स है वो मिली है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर से सर, ओके, है ना, अप टिल द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट, and it included different populations, so hence the coins were addressed to different people encompassing the different varieties and the different religious practices that they used to follow. तो इसमें आप लिख सकते हो कि ये कॉइन्स को पॉलिटिकल बाइंडिंग के रूप में यूज किया गया एंड इसके अंदर रीजनल वेरिएशंस भी यूज किया विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स, ओके। रीजनल वेरिएशंस क्या यूज किया कि जहां ग्रीक पॉपुलेशन थी वहां ग्रीक गॉड डाला गया, जहां ब्राह्मण प्रैक्टिसेस थी या ब्राह्मण पॉपुलेशन थी या बुद्धिस्ट पॉपुलेशन थी वहां हिंदू गॉड्स को डाला गया सर, ठीक है। तो उनकी पॉलिटिकल आउटलुक को दर्शाता है सर, ओके। इकोनॉमिक आउटलुक क्या है सर, इकोनॉमिक आउटलुक का मतलब है कि राजा चाहता है कि मेरे यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सर, ठीक है। और इसके बेसिस के रूप में राजा ने ये कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया, स्टेट पेट्रोनेज के अंदर में किया, और साथों साथ इसको एक एक प्रकार से स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की सर, ओके। तो फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट वी डू कम टू नो कि इनकी जो एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी है सर, ओके ना, समझे, वो कराने के इंटेंशन से कौन सी इशू किए गए थे सर, ओके। तो वी विल आल्सो फाइंड दिस पार्ट कि इनकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी थी, इनकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी थी, और इसके आप ज्योग्राफिकल सेंस के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। आखिर में हम ये लिखेंगे कि द विजन शोड बाय दिस कॉइन्स, ओके ना, बाय द किंग्स कंसर्न्ड डायनेस्टीज paved the way in the Gupta period, and it led to more and more of expansion of coinage in the Gupta period. Connectivity with the West Asia and the other outer world increased because of the use of coins as well, and the internal trade and commerce also flourished, okay ना, तो कभी इससे व्यापार भी बढ़ता है, इसमें कनेक्टिविटी भी बढ़ती है, इसमें इकोनॉमिक एक्सचेंजेस भी बढ़ते हैं सर, ठीक है, ओके। तो ओवरऑल स्टेट की रेवेन्यू भी बढ़ेगी सर, बढ़ेगी कम होगी, तो स्टेट कॉइन ज्यादा इशू करवाता है तो इससे स्टेट की रेवेन्यू बढ़ेगी कम होगी सर, बढ़ेगी सर, ओके। आज की तारीख के अंदर आप समझिए कि ये ऑनलाइन यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन जितने बड़े हैं उसमें कितनी इकोनॉमिक फॉर्मुलाइज होगी, है ना। जो कल तक किताब में चढ़ता ही नहीं था, गुजराती में के चौपड़े ना तो चढ़ दूं, आज बद्दू चौपड़े चढ़ो हमारी साहब, है ना, समझे, गेटिंग ओपन। पहले क्या कि व्यापार होके सीधा बार-बार है ना कैश में ही खत्म हो जाता था सर, ओके। अब क्या है यूपीआई ट्रांजैक्शन आया तो पकड़े गए सर, है ना, बोले बस 16 साल का 30 लाख रुपए का धंधा करता है, जीएसटी नंबर नहीं लेता सर, ठीक है। अंडरस्टूड दिस पार्ट सर। तो कचौरी वाले के यहाँ रेट बढ़ना शुरू हो गया सर, समझ नहीं समझे। पहले ऐसा था कि कचौरी वाले के यहाँ रेट नहीं बढ़ता था, बीच में कहीं मैंने देखा यूपी में कहीं पे हुआ था, तो कोई कचौरी वाला था वो 60 लाख रुपए का धंधा कर रहा है सर,
60 लाख 80 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर है सर उसका सर, और सब ब्लैक में चल रहा था सर। तो और वहाँ मतलब वेट करना पड़ता था 15-20 मिनट। तो ये इनकम टैक्स के अधिकारी ही जीएसटी और टैक्स दोनों कंसर्न डिपार्टमेंट से, ये लोग ने वहाँ 15-20 मिनट खुद भी वेट किया, बोले देखते तो है कितना ये कमाता है सर, ठीक है। तो दे यूज्ड टू गो फॉर अ वीक सर्वे करने के लिए, तो डेली कचौरी खाते थे, बोले आज 20 मिनट के बाद नंबर आया, हमारे आगे 50 लोग खड़ा हुआ है सर, ठीक है। एक बंदा ऑनलाइन 2 कचौरी खाता है, 25-25 रुपए की कचौरी है सर, ठीक है। तो बेसिकली 50 रुपए तो एक बंदा स्पेंड कर रहा है, आगे 20 लोग खड़ा हुआ है सर, 1000 रुपए तो 10 मिनट में टर्नओवर हो जाएगा सर, तो हिसाब निकाला, बोले तो कुछ बड़ा कर रहा है घपला सर। तो देखिए कहने की बात ये है कि कोई भी प्रकार की जब आप इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करते हो, जैसे आज की तारीख में सरकार यूपीआई ये ई ट्रांजैक्शन को प्रमोट कर रही है, तो उससे राजा की टैक्स बेस बढ़ेगी सर, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए द कॉइन्स वर आल्सो इश्यूड that it will lead to more and more of economic expansion, also lead to the political consolidation of the state. Getting my point? क्यों? क्योंकि the state will also get revenue out of it, है ना। राजा को रेवेन्यू बढ़ेगी ना इससे, तो रेवेन्यू बढ़ने से भी फर्क पड़ेगा ना सर। समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। सो द स्टेट इवेंचुअली विल गेट मोर एंड मोर शेयर इन द रेवेन्यूज, ओके। तो आपको इसको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आउटलुक के रूप में आपको इसकी कहानी पता होनी चाहिए सर, हमको लिखेंगे, ओके। तो इसी के इर्द-गिर्द हमको लिखना है सर, ओके। कल क्लास नहीं है क्या आपके सिलेबस में? सिलेबस में कहाँ टाइम टेबल है सर, ओके। रुको देखने दो सर, है तो सही सर, कल सुबह 8 बजे, काहे चिल्ला रहे हो? 17 तारीख को नहीं है सर, ओके। नहीं, कल क्लास होगा, किसी का नहीं होगा सर, ठीक। 20 तारीख तक सब निपटा दूंगा आपको इस महीने में, फिर 10 दिन ब्रेक ले लीजिएगा सर, ठीक है। अब एक आध दिन फिर बीमार हो जाऊंगा सर, ओके, कहीं ट्रैवल करना होगा सर, ओके। ऐसे तो 12, 13, 14, 15 चारों की चारों दिन छुट्टी थी आपकी सर, क्योंकि वो ट्रैवलिंग था मेरा, बैंगलोर दिल्ली है ना, तो उसमें बैंगलोर जाके कट मार के मैं वापस आ गया। बैंगलोर में भी क्लास ले लिया मैंने सर, ठीक है, समझे। तो 15 को भी कल भी ले लेंगे सर, समझे। तो मैं बोला नहीं, द शो मस्ट गो ऑन सर, ओके। समझ में आया कि नहीं आपको? तो इकोनॉमिक पार्ट आपका पोस्टपोन खत्म हो, कल कल्चर के पार्ट में थोड़ा चले जाएंगे 8 बजे ये सुबह। अरे हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे तो और काम करने के लिए होता है सर, ठीक है। फॉर अस इंडिपेंडेंस डे इज अ डे वेयर वी शुड वर्क मोर सर, ओके। स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिवस है, वेरी इंपॉर्टेंट। दे देता हूँ यार, थोड़ा टाइम दे दो मुझे, पुरानी पीडीएफ दे देता हूँ एटलीस्ट, ये नई वाली पोस्ट मोर इंश्योर उसको एडिट करना बाकी है। चलिए सर, ओके। तो कल अपन कंटिन्यू करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर्ट एंड कल्चर ऑफ पोस्ट मॉडर्न इंडिया, और कल ही संगम पीरियड शुरू हो जाएगा, कल ही संगम इसको शुरू कर देंगे सर, ठीक है ना। क्या वैसे भी कोई स्कूल जाके प्रोग्राम, तुम जाओ एसपीडीएम बन के तो बात है एक्सट्रीम बैलेंस, हाँ। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द जर्नलिज्म, पास्ट लाइफ के साथ लिंक अप किया। नहीं नहीं, डायरेक्ट शुरू करो सर, एनसीईआरटी में थोड़ी पढ़ेंगे, डायरेक्ट पढ़ लो फिर एनसीईआरटी लास्ट में पढ़ना, डायरेक्ट ऑप्शनल शुरू करो सर। ऑप्शनल के स्टूडेंट हो ना, सीधा ऑप्शनल शुरू करो। चलिए सर, ठीक है। लड्डू मिस करते हैं, लड्डू खाया था हमने बैंगलोर में, ठीक। चलिए सर, बाय बाय बाय। लड्डू लेके आऊंगा सर, ठीक है ना, आप सबके लिए लड्डू लेके आऊंगा, आप यहाँ होते तो लड्डू खिला देता मैं सर। हैड यू बीन ओवर हियर आई वुड हैव ब्रॉट सम लड्डूस फॉर यू सर, ठीक है। बूंदी का लड्डू खिलाता सबको। चलिए सर, ओके। वर्चुअल लड्डू खिला देंगे सबको सर, ठीक है। अरे लड्डू होता है सर, 15 अगस्त को तो लड्डू रहता है, स्कूल में भी रहता था हमारे यार, कभी कभी लगता है यार ऑफलाइन होता तो ठीक रहता सर, ठीक है। मतलब मेनी टाइम्स आई मिस दैट ऑफलाइन कनेक्टिविटी सर। ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा इवेंट होता है, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, समझिए। ऐसे तो हम डेली मिलते हैं सर, ठीक है। मतलब एट टाइम स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन मिस हो जाता है सर। ऐसे दिनों में तो बहुत याद आता है, मतलब कि यार कुछ ऐसा फेस्टिवल होता है ना सर, तो ठीक रहेगा सर। खैर, ऑफलाइन क्लास, हाँ यार कुछ करेंगे सर, ना विल ट्राई टू हैव सम काइंड ऑफ वर्कशॉप, हम कुछ वर्कशॉप ट्राई करेंगे सर, ओके। नहीं नहीं, क्लास वर्कशॉप क्लास, सेमिनार वेमिनार नहीं सर, सीधा क्लास ही करेंगे। वो भी चीज़ है ना, ऑनलाइन में इतने लोगों से कनेक्टिविटी हो पाई जो कभी ऑफलाइन में हो नहीं पाती सर, है ना। लाखों विद्यार्थियों के साथ हम पहुंच पाए सर। यूपी आएंगे, कभी आएंगे, है ना। अभी तो कहाँ, 4 अभी 2 दिन बैंगलोर जाना, उसमें क्लास उथल पुथल हो गए यार। दिन के 5-6 घंटे के क्लास होते हैं, अब देखिए 3 दिन ट्रैवलिंग करो, मतलब 20 घंटा पीछे चला गया, समझो। ऑन एन एवरेज 6 से 7 घंटे के क्लास अगर होंगे, और 2-3 दिन अगर गड़बड़ी हुई आपके क्लास की, तो 20-22 घंटा तो पीछे चल रहे हो सर। 20 घंटा ऑन एवरेज हो जाता है। आप कभी नासिक नहीं आते? नासिक का आने में बहुत टाइम हो गया, नासिक पता नहीं, अब धरती मतलब है ना, छोड़ा है हम, वो गया वाली कहानी है सर, ठीक है। बट कॉलेज के बाद गया था एक दो दफा, ऐसा नहीं गया था, बट अभी तो नहीं गया काफी सालों से। बहुत लोगों को मतलब बहुत लोग सुना रहे हैं, बोले तू गोली पिला के चला गया, आ नहीं रहा है कभी, बातें करते कभी दोस्तों के साथ, तो बोले आ जाकर। चलिए सर, ठीक है। अहमदाबाद में घर में रहता हूँ सर, ठीक है। चलिए सर, बाय, प्लीज टेक केयर। एंड ये आज़ादी का पर्व है सर, ओके ना। मेहनत करो सर आज। देखिए हमारे पुरखों ने इसी के लिए मेहनत की थी कि हम और भविष्य के लिए मेहनत करें, है ना। थोड़ा एक्स्ट्रा जितना पढ़ रहे हो ना, उससे ज़्यादा 77 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, समझे। जितना पढ़ रहे हो ना, अगर दिन का आप 8 घंटा पढ़ रहे थे, तो कल आपको 8 आवर 77 मिनट्स देना करना है, ठीक है, समझे। 77 मिनट कम से कम अपना पुश करो सर, एक्स्ट्रा करो सर, पुश एक्स्ट्रा एफर्ट्स, है ना। 76 कंप्लीट किया, 77, तो लेट अस डू समथिंग एल्स, समझ में आ गया, है ना। ये 77 मिनट बोल देता हूँ सर, कल के दिन तो कम से कम करो। चलिए सर, बाय बाय।